आप देख रहे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। फिर से एक बार आपको खबर हम पूरी बता देते हैं। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो हुआ था वो आपने देखा था, उसमें कई लोग घायल हुए थे और उसके बाद फिर ये आरोप लगा था कि वहां पैलेट गन चली, पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। तो राहुल गांधी पहले भी इस मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं। जिन व्यक्ति को वो अपने साथ लेकर थाने गए थे इनकी FIR दर्ज कराने के लिए, इनका नाम है साहिल लोचब। ये पैलेट गन से इनको इंजरी हुई, अभी भी आप देख रहे होंगे उनकी आंख पर चश्मा, काला चश्मा है, तो इनकी आंख इंजर्ड हुई थी। तो राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये व्यक्ति जो है संजय लोचब साहब जो है, ये अपनी FIR कराने के लिए कई बार कोशिश कर चुके हैं, ये हमें बताया गया अपने वकीलों के जरिए भी। और फिर हो सकता है ये राहुल गांधी के साथ टच में रहे हो लगातार, और राहुल गांधी को पता लगा हो कि इनकी शिकायत पुलिस नहीं ले रही है, तो वो इनको लेकर के खुद आज थाने पहुंच गए। पहले थाने 1 पहुंचे, उन्होंने कहा ये इस ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, दूसरे में आता है, तो फिर वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने गए, वहां DCP मिले इनको, जॉइंट कमिश्नर भी उनको मिले। अब फाइनली ये पता लग रहा है कि साहिल लोचब की FIR लेने से, लिखने से मना कर दिया है पुलिस ने। अरे ये भी इंटरेस्टिंग है, आप सोचिए कि साहिल लोचब की FIR किसके खिलाफ होगी? पुलिस वालों के ही खिलाफ होगी ना, कि पुलिस वालों ने बल प्रयोग किया, पुलिस वालों ने पैलेट गन चलाई, तो पुलिस नहीं ले रही है FIR उनकी। अच्छा, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति भी बना दी है, वो समिति जांच करेगी कि पुलिस ने क्या हाई हैंडेडनेस की, पुलिस ने क्या एक्सेसिव बल प्रयोग किया, और वो दूसरी तरफ की भी जांच करेगी, क्या पुलिस वालों पर भी हिंसा हुई। तो वो भी उनको बताया गया राहुल गांधी को कि अब तो देखिए सुप्रीम कोर्ट सीधे इस मामले की जांच करा रहा है, तो उसमें जो भी आएगा हम उसके आगे फिर निर्देश पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन राहुल गांधी नहीं माने, उनका कहना है कि शिकायत तो आपको लेनी पड़ेगी, FIR आपको करनी पड़ेगी। और फिर वो वहीं बैठ गए हैं, उनको मनाने के प्रयास हो रहे हैं पुलिस की तरफ से, लेकिन उनका कहना है कि जब तक FIR नहीं लिखेगी पुलिस, वो यहां से नहीं उठेंगे। अब देखिए कि ये सब कुछ कब तक चलता है, इसमें फिर कुछ हायर अप्स को इंटरवीन करना पड़ेगा। अब तक बात पहुंच चुकी होगी जहां पहुंचनी है, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर तक, उनसे भी ऊपर तक, गृह मंत्रालय तक ये मांगे, उनकी बात जो है चली गई होगी। क्योंकि राहुल गांधी अगर वहां बैठे रहेंगे तो ये एक कंसर्न बना रहेगा, फिर ये बड़ा पॉलिटिकल इशू भी बनेगा। तो ये राहुल गांधी पर भी निर्भर करता है कि वो इस मामले को कितना आगे ले जाना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने मीडिया से बात की नहीं है, क्योंकि वो जब निकले थाने से बाहर तो थोड़ा मीडिया कर्मी भी जो हैं थोड़ा सा व्यवस्थित है, क्योंकि वो अचानक बाहर आए, तो वो इतनी देर में फिर वो वहाँ जाकर सामने कुर्सी पर बैठ गए हैं। साहिल लोचब के परिवार वाले भी जो हैं वो उनके साथ आए हुए हैं। अब जब वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे तो आपको याद होगा कि केंद्र सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह वो उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे, और होम सेक्रेटरी भी साथ में आए थे। तब भी राहुल गांधी नहीं माने थे, और अंत में फिर फोर्सिबली उनको पुलिस को वहां से हटाना पड़ा था। अब ये तो थाने के अंदर ही वो बैठे हुए हैं, अब क्या होगा यहां से आगे ये हमको देखना पड़ेगा। लेकिन एक सीधा कन्फ्रंटेशन उनका और सरकार का अब तो सीधे पुलिस से ही है, यह आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में इस वक्त राहुल गांधी मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी और समीर चौंगांकर जी सभी मौजूद हैं। एक बार फिर एक अपडेट विजय लक्ष्मी से ले लेते हैं। विजय लक्ष्मी, एक बार आप जो देख रही हैं वो बता दें, और राहुल गांधी को क्या बताया गया है, क्या प्रयास हो रहे हैं उनको समझाने के? देखिए सौरभ, इस वक्त जहां पर राहुल गांधी बैठे हैं उसके जस्ट ठीक पीछे मैं खड़ी हुई हूं। मीडिया के कैमरों का जमावड़ा यहां पर है, और राहुल गांधी बैठे हैं, उनके साथ साहिल लोचब और उनके लॉयर भी बैठे हैं। दिल्ली पुलिस के द्वारा, उनके सीनियर अधिकारियों के द्वारा राहुल गांधी को जानकारी दे दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी बनाने का इस मसले पर फैसला लिया है, और वो हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी जो है वो इस पूरे मसले की जाँच करेगी। तमाम चीज़ें उस कमेटी के डोमेन में होंगी, और यही तर्क शायद दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया होगा FIR दर्ज ना करने के कारण। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि दिल्ली पुलिस जो है वो जब तक FIR दर्ज नहीं करेगी तब तक राहुल गांधी यहाँ बैठे रहेंगे। आपको आसपास राहुल गांधी के तमाम कांग्रेस के बड़े नेता भी दिख रहे होंगे। हरियाणा के खासतौर से रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, तमाम सांसदों और कार्यकर्ताओं का पुलिस स्टेशन के प्रोमाइसेस में आने का सिलसिला जारी है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ जो हमने प्रधानमंत्री आवास के बाहर देखा था वो यहाँ पर भी दिख रहा है। तमाम बड़े नेता लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया है कि बिना FIR के राहुल गांधी यहाँ से नहीं हटेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। नैरेटिव जिस तरह से सौरभ हमने मॉनसून सेशन में भी देखा, प्रोडक्टिविटी बहुत लो रही, गृह मंत्री के सत्र में आने की मांग लगातार विपक्ष करता रहा, तो अब संसद के बाहर भी उसी नैरेटिव को आगे ले जाने का काम कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। बताया गया था कि CWC मीटिंग में संसद के बाहर की रणनीति तय होगी,
होगी। और सीडब्ल्यूसी की बैठक के महज 2 दिन बाद राहुल गांधी पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। पैलेट गन के जो विक्टिम ठीक है हैं उनका कहना है कि उनकी विजय लक्ष्मी, मैं आपके पास लौटता हूं। वो ठीक करा वहीं खड़ी है विजय लक्ष्मी जहां पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं। तो इस पर आगे क्योंकि अभी कोई हलचल हो नहीं रही वहां पर, तो हो सकता है राहुल गांधी बिल्कुल तय करके आए हो कि आज तो बिना इस मामले के निपटारे के मैं यहां से नहीं जाऊंगा। इस बीच में आपको एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिखाता हूं, छोटा सा इंटरव्यू है। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने बात की है पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से। स्मृति ईरानी जिनको अभी अभी बीजेपी की नई टीम में महामंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी जी और राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल क्या इक्वेशन है वो आप जानते हैं। उनको वो एक बार हरा चुकी हैं 2024 के इलेक्शन में, हालांकि राहुल गांधी भारी पड़े उन पर पॉलिटिकली। तो स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं, राहुल गांधी पर क्या बोली हैं, ये देखिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। मैम, बीजेपी की आप महामंत्री बनी हैं, लेकिन ऐसे माहौल में जब ये दिख रहा है कि देश की पार्लियामेंट ने वंदे मातरम को लेकर एक कानून बनाया, लेकिन उसी पार्लियामेंट में मौजूद मुख्य विपक्षी दल को उस पर ऐतराज है, वो तस्वीर भी दिखी 15 अगस्त को कि कैसे गायन हो रहा था, सोनिया गांधी असहज हो गई। ये पहली बार नहीं है कि सोनिया जी वंदे मातरम के पूर्ण गायन से असहज हुई हैं। अगर आप इतिहास के थोड़े पन्ने पलटेंगे तो सेवा दल का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था वंदे मातरम की सेंटिनरी सेलिब्रेशन के लिए, उसमें भी सोनिया जी नहीं गई थी। ये अपने आप में हास्यास्पद है कि जब प्रेस के माध्यम से विषय देश भर में प्रसारित हुआ तो पहले कांग्रेस का ये वक्तव्य था कि सोनिया जी अपमान करने की कोशिश नहीं कर रही थी, खड़गे जी के लिए कुर्सी का इंतजाम करने को कह रही थी। तो कांग्रेस जो कहते हैं ना, अपनी बात पर एक तरह से टिकी नहीं रही। अचानक ही उनका कोई एक नया स्वर सुनाई दिया कि उन्होंने आज डंके की चोट पर कहा है कि वो वंदे मातरम के पूर्ण गायन का विरोध करते हैं। तो जो छंद उन्होंने नहीं गाने दिए कांग्रेस के मुख्यालय में, उन छंदों में था क्या? ये कि भारत माँ हमारे लिए पूजनीय है, ये कि भारत माँ हमारे लिए न सिर्फ विद्या का प्रतीक है बल्कि हर भारतीय की बाजुओं में दम हो, इस बात का उसमें गायन है। इसमें इस बात का गायन है कि हर भारतीय के मन में भारत माँ विराजित हो। इसमें इस बात का गायन है कि हम भारत माँ को दुर्गा स्वरूपा देखते हैं जिनके 10 हाथों में शस्त्र हो। हम उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा देखते हैं, क्यों? ताकि देश में हर व्यक्ति के परिवार तक समृद्धि पहुंचे, यही कल्पना होती है। हम माँ सरस्वती की जैसे उपासना करते हैं वैसे ही हम उपासना अपने देश की करना चाहते हैं। तो सोनिया जी को परहेज किस बात से है कि हम भारत माँ को विद्या का स्रोत मानते हैं? उनको परहेज किस बात से है कि हम भारत माँ की वंदना जैसे हम माँ भगवती की वंदना करते हैं वैसे चाहते हैं? उनको परहेज किस बात से है कि हम जिस प्रकार से लक्ष्मी जी के लिए पूजा करते हैं ताकि हर इंसान परिवार का समृद्ध हो, सशक्त हो, क्या सोनिया जी नहीं चाहती देश का हर नागरिक सशक्त हो, समृद्ध हो? तो पहली बार शायद देश को ये परिचय मिला है कांग्रेस पार्टी जो चुनाव में अपना गोत्र बताती है, जो चुनाव में मंदिर मंदिर जाती है, वो कैसे हिंदू देवी देवताओं को अपने मुख्यालय में करती है। मैं तो चुनौती देती हूँ, आज हिंदू देवी देवताओं का आपने अपमान किया है कांग्रेस के मुख्यालय में, किसी और रिलीजन या किसी और धर्म के खिलाफ करके देखिए आप। वो हवाला दे रहे हैं 1937 के कांग्रेस अधिवेशन का कि हमारे महापुरुषों ने जो फैसला किया था 2 स्टेंजा गाने का, वही गाया। मतलब पंडित नेहरू जी ना, है ना? तो पंडित नेहरू ने 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने 14 बिंदुओं का उल्लेख किया था। बिंदु नंबर 7 था कि जिन्ना मांग रहे थे गौ हत्या का अधिकार और नेहरू जी ने उसके जवाब में लिख के दिया कि बिल्कुल ये उनका अधिकार है, उनको गौ हत्या करने देनी चाहिए। क्या आज की कांग्रेस का वही पक्ष है जो नेहरू जी के उस पत्राचार में जिन्ना के प्रति उनका वक्तव्य था? 1923 में काकीनाडा में कांग्रेस का एक सेशन हुआ जहां जिन्ना ने कहा आप वंदे मातरम नहीं गा सकते। महाराष्ट्र के एक साधारण हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर ने जिन्ना को चुनौती देते हुए मंच पर कहा कि ये राष्ट्र का मंच है और इस मंच पर हम पूरा का पूरा वंदे मातरम गाएंगे और ये आपके धर्म विशेष का मंच नहीं है। सरदार पटेल भी तब वहां पर उपस्थित थे, ये इतिहास बताता है। तो आप मुझको बताइए कि जब एक साधारण क्लासिकल सिंगर ने महाराष्ट्र से जिन्ना को चुनौती दे दी तो नेहरू जी ने क्यों उनके सामने घुटने टेक दिए? वो इस बात का भी हवाला दे रहे हैं कि उसमें बहुत सारे हिंदू धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है, तो एक समुदाय विशेष को दिक्कत को हिंदू धार्मिक प्रतीकों से, हिंदू देवी देवताओं से परहेज है तो स्पष्ट बोले ना, घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को और विशेषतः सोनिया जी को स्पष्ट इस देश को कह देना चाहिए कि हाँ मैं मां भगवती के विरोध में हूं, हाँ मैं लक्ष्मी मां के विरोध में हूं। बोले सोनिया जी, किसी और के कंधे से बंदूक क्यों चला रहे हैं?
प्रवक्ताओं को क्यों बोल रहे हैं बोलने को? खुद बोले ना, क्योंकि रोका तो उन्होंने था, किसी और प्रवक्ता ने तो नहीं रोका। और ये तर्क आपको कैसा लगता है कि क्योंकि उसमें मुस्लिम सेंटीमेंट कहीं हर्ट ना हो इस बात को लेकर? जिन्ना के पद पे चलना था वो पाकिस्तान ले चुके। आज जो हिंदुस्तानी इस देश में है उनको पता है ये राष्ट्रगान सम्मान का विषय है। 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा है कि वंदे मातरम को उतना ही सम्मान दीजिए जितना आप जनगण मन को देते हैं। क्या सोनिया जी राजेंद्र प्रसाद जी के भी खिलाफ हैं क्या? महात्मा गांधी का भी बार बार हवाला दिया जा रहा है कांग्रेस नेता को। गांधी जी का हवाला दे रहे हैं तो गांधी जी ने क्या कहा था कि अब स्वतंत्रता हमको मिल चुकी है, कांग्रेस पार्टी को आप डिसबैंड कर दीजिए। तो गांधी जी का इतना ही सम्मान करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, तो क्या वो डिसबैंड करेंगे गांधी जी का स्मरण कर अपनी पार्टी को? आज कांग्रेस पार्टी की जो स्टैंड है वंदे मातरम को लेकर, इसे कैसे देखने की वजह क्या आपको समझ में आता है? देखिए, जिहादी वोट बैंक पॉलिटिक्स है, क्योंकि आज चाहे कोई भी धर्म का नागरिक हो वो सब जानते हैं कि वंदे मातरम हमारा सम्मान का एक प्रतीक है, हमारे संघर्ष का प्रतीक है, हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जिनकी मानसिकता है कि ये देश और बटे, ये उनकी और कांग्रेस पार्टी का इशारा है। देशभक्तों के लिए नहीं है, जो बांटना चाहते हैं देश को, उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने यह तमाशा किया है। आप जो बता रही हैं उसके हिसाब से नेहरू तब जिन्ना के सामने जिस तरीके से झुके, आज भी वही लाइन है। आप नेहरू आकाश में जाके देखिए ना, क्या जिन्ना जी को पत्र लिखा था नेहरू जी ने कि आपको मैं गौ हत्या का आपको अधिकार है? ये है, बिंदु नंबर 7 है, 14 बिंदु नेहरू जी ने लिख के दिए हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व आज नेहरू जी की उस बात का समर्थन करता है? हिम्मत बोल दीजिए आज एआईसीसी के हेडक्वार्टर से, और जाकर उत्तर प्रदेश में विशेष बोलिए। लगता है कि आगे उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा बड़ा बनेगा? देश में नहीं बनेगा। आप मुझे बताइए, जब देश के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये चर्चा हो चुकी कि वंदे मातरम का सम्मान होना चाहिए, जब आज की तारीख में देश की संसद में इस पर चर्चा हो चुकी और सबने कहा इसका समर्थन होना चाहिए, सबने कहा सम्मान होना चाहिए, तो ये कौन लोग हैं जो कहते हैं नाना ये बंटवारे का प्रतीक है? ये तो देश की आजादी का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है। तो वो लोग जो बंटवारा चाहते हैं ताकि उनका वोट बैंक संरक्षित रहे, उनको जवाब देना होगा कि अगर मां भारती की वंदना तुमको मंजूर नहीं, अगर मां दुर्गा का सम्मान तुम्हें मंजूर नहीं, तो क्यों जाते हो हमारे मंदिरों में वोट मांगने के लिए? बोलो ना डंके की चोट पे कि हिंदू धर्म मंजूर नहीं। राहुल गांधी लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट एक कानून पास कर रहा है, उसकी मुखालफत कैसे देखती हैं दोनों स्टैंड को? देखिए, लोकतंत्र का और अगर संविधान का वो समर्थन करते तो क्या वंदे मातरम का अपमान करते? मैंने कहा ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसकी चर्चा हो चुकी थी। अगर वो सरदार पटेल का सम्मान करते, बोस का सम्मान करते, नेताजी बोस ने तो ये भी लिखकर कहा नेहरू जी को कि आप जिन्ना के सामने घुटने मत टेकिए। आज राहुल गांधी पहुंचे हैं पार्लियामेंट स्टेट दिल्ली में, और वहां पर पैलेट को लेकर जो बात वो आरोप लगाते हैं उसमें एक साहिल के व्यक्ति को लगे कि थाना में दर्ज एफआईआर दर्ज करा, पैरामिलिट्री के खिलाफ पहुंचे हैं, है ना? तो आप आश्चर्यचकित क्यों हैं? ये वही व्यक्ति है जिसने देश की संसद में देश की आर्मी से प्रमाण मांगा है। ये वही व्यक्ति है जो देश की राजधानी में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे का समर्थन करते हैं। तो आज ये किसी पुलिस थाने में जाकर देश की पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। आप आश्चर्यचकित क्यों हैं? देश का हर वो संस्थान जो इस देश की रक्षा कर सकता है, आपको ये नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का उसके खिलाफ खड़ा मिलेगा। प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करना, पार्लियामेंट थाने में पहुंचना, पार्लियामेंट में डिबेट को लेकर उसके लिए तैयारी नहीं करना, राहुल गांधी का एक नया तेवर, नया कलेवर नजर आ रहा है। तेवर नहीं है, ये उनका संस्कार है। प्रोडक्टिवली, कंस्ट्रक्टिवली कुछ नहीं करेंगे और देश के हर संस्थान के खिलाफ खड़े होंगे। पैरामिलिट्री के खिलाफ आज राहुल गांधी खड़े हैं, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वो वर्दी जो इस देश का संरक्षण करती है उसके खिलाफ वो हमेशा खड़े रहेंगे। आखिर में कैसे हैंडल करेगी राहुल गांधी के इस अप्रोच को बीजेपी? मुझे लगता है अप्रोच को बीजेपी नहीं, जनता खुद हैंडल करती है। वरना 15 साल वो विपक्ष में रहे हैं, आगे भी वो विपक्ष में रहेंगे निश्चित रूप से। देखिए देवेंद्र जी, हमारे देश में लगभग 60 करोड़ नागरिक वोट करने जाते हैं।
हम सारे नागरिक एक व्यक्ति को, एक पार्टी विशेष को वोट नहीं करते। हमारा वोट अलग अलग राजनीतिक सोचों को पड़ता है, लेकिन जो 60 करोड़ हिंदुस्तानी है वो अपनी इंस्टीट्यूशंस में विश्वास करके वोट करने जाता है। और वो हिंदुस्तानी जो अपनी फौज का सम्मान करता है, पैरामिलिट्री का सम्मान करता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, उसके धर्म का अपमान कांग्रेस के मुख्यालय में होगा, ये उस हिंदुस्तानी को स्वीकार नहीं होगा। उसकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ कांग्रेस का एक नेता रिपोर्ट लिखाएगा, वो उसका समर्थन नहीं करेगा। उसकी आर्मी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हल्ला काटेगी, पार्लियामेंट में देश के टुकड़े होने का नारा देगी, तो वो हिंदुस्तानी, वो भले ही मेरा वोटर हो या ना हो, वो राहुल गांधी का समर्थन नहीं करेगा। चलते चलते यूथ को लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बात वो करते हैं और छात्रों के कुछ प्रोग्राम भी चला रहे हैं, उनमें ये सारे इश्यूज यूथ कैसे देखेगा? सीनियर सिटीजन से 3 साल दूर हैं भाई साहब, मुझसे तो है ही 5-6 साल बड़े, लेकिन खुद सीनियर सिटीजनशिप के 3 साल करीब हैं। आप मुझे ये कहना चाहते हैं देवेंद्र जी, आपकी आयु कितनी है बताइए? 44 के हैं। आप क्या हमारे देश में रेलेवेंट नहीं है एक नागरिक के नाते, क्योंकि आपकी उम्र 40 के पार हो गई है? क्या अब हम अपने बच्चों को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि तुम अगर 29 के नहीं हो तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है, कि तुम्हारे बोल की कोई कीमत नहीं इस देश में? हम क्या समझाना चाहते हैं अपने समाज को कि घर में जो देवतुल्य माता पिता हैं उनकी उम्र हो गई, या समाज में जो उम्र दराज हैं उनका हम सम्मान नहीं करते? इस देश की खासियत यह है कि यहाँ पर हर विधा, हर व्यक्ति, हर धर्म, हर जाति और हर प्रदेश का सम्मान है, और यही हमारा दायित्व है। इसी सोच को हमें आगे बढ़ाना है। आप क्योंकि देश और दुनिया में घूमती हैं, उससे लगातार आपका इंटरेक्शन रहता है, कैसे देख रहे हैं वो लोग इन सारी इश्यूज को, इस तरह की राजनीति को? उनको भी अगर लगता है कि ये किसी रेलेवेंट पॉलिटिकल पोजीशन को ले रहे हैं तो वो भी इनका महिमा मंडन करते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देश तोड़ने से आगे नहीं बढ़ता, जोड़ने से बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कैमरा पर्सन राजेंद्र। सो स्मृति ईरानी का ये इंटरव्यू आपने देखा, महामंत्री बनने के बाद पहला इंटरव्यू उनका, और राहुल गांधी पर खुलकर बोल रही थी, और उन्होंने कहा राहुल गांधी के संस्कार हैं कि वो किसी भी संस्था के खिलाफ बोलेंगे। अब वो उनको देश की पैरामिलिट्री के खिलाफ भी संदेह रहता है, इसीलिए वो थाने पहुंचे हैं। सीधा उनसे पूछा था देवेंद्र ने कि वो थाने पहुंच जाते हैं, तो उन्होंने कहा ये उनके संस्कार हैं। राहुल गांधी पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ FIR कराने के लिए पहुंचे हुए हैं, ये स्मृति ईरानी ने कहा, और किसी भी संस्था पर उनको यकीन नहीं है। अब राहुल गांधी इस वक्त बैठे हुए हैं, और इस बात को लगभग अब 1 घंटा होने जा रहा है जब राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे थे। और फिर आपको मैं बता दूं मामला क्या है कि वो 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन में जब संसद की तरफ वो बढ़ रहे थे, तो पुलिस ने जब रोका, उसमें बल प्रयोग हुआ, पैलेट गन चली। उनका आरोप है कि इस व्यक्ति की आंख चोटिल हुई है, और वो FIR लिखवाने की कोशिश करता रहा 1 महीने से, लेकिन उसकी FIR नहीं लिखी गई। इनका साहिल लोचब इनका नाम है। तो राहुल गांधी खुद इनको लेकर FIR कराने पहुंचे हैं, और FIR नहीं लिखी जा रही है, इसलिए राहुल गांधी बाहर धरने पर बैठ गए हैं। मैं आप लोगों के पास रहा, एक बार अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। पुलिस क्या बता रही है अतुल, और राहुल गांधी का क्या स्टैंड है? देखिए सौरभ, जो जॉइंट कमिश्नर है नूपुर प्रसाद, वो खुद राहुल गांधी को ब्रीफ कर रही थी। इसके अलावा डीसीपी न्यू दिल्ली सचिन शर्मा, ज्वाइंट सीपी नूपुर प्रसाद ने राहुल गांधी को बताया कि पूरे मामले की जो इंक्वायरी है वो क्राइम ब्रांच कर रही है। जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो मारपीट हुई थी, जो भी शिकायतें थी, उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। बकायदा जो कंप्लेंट आज लेके आया, जो साहिल उनके साथ में था राहुल गांधी के, तो बकायदा वो कंप्लेंट रिसीव की गई, और उसके बाद उनको ये बता भी दिया गया कि क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जो आपने शिकायत दी है ये भी हम क्राइम ब्रांच को ही भेजेंगे। इसके अलावा ज्वाइंट कमिश्नर नई दिल्ली नूपुर प्रसाद ने राहुल गांधी को यह बताया कि क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाई है, वो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, 5 सदस्यों की यह कमेटी है, और खुद जो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन, इस पूरे मामले की करेंगे, वो इसको हेड कर रहे हैं। तो वहां पर जाके पूरी बातें रखी जाएंगी, जो भी विक्टिम है वो वहां पर जाके अपनी बातें रख सकते हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर इंक्वायरी कमेटी बनाई है। तो बाकायदा राहुल गांधी को यह ब्रीफ किया गया, जो कंप्लेंट साहिल की तरफ से दी गई उसको डीसीपी ऑफिस के अंदर रिसीव किया गया, और उसके
बाद उनको ये बता दिया गया कि जो क्राइम ब्रांच है वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन क्योंकि पहले से ही लगातार इस तरीके की ब्रीफिंग एआईसीसी की तरफ से हो रही थी कि राहुल गांधी वहां पर धरने पे बैठेंगे, तो पहले वो बाहर आते हैं और उसके बाद वो साहिल के साथ ही चेयर पर बैठ गए हैं, यहीं पर ही पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर। यहां पर आप देखेंगे पूरी भीड़ यहां पर अभी लगी हुई है और राहुल गांधी साहिल के साथ में यहीं पर ही जो धरने पर बैठ गए हैं। काफी भीड़ यहां पर इस समय पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में है। लेकिन क्योंकि अभी हमारी मुलाकात जो है वो ज्वाइंट कमिश्नर नुपुर प्रसाद, इसके अलावा सचिन शर्मा से हुई, तो उनका कहना था कि जो भी हमने राहुल गांधी को बताना था वो हम उनको बता चुके हैं। उनको बता दिया गया है कि पूरे मामले की इंक्वायरी जो है क्राइम ब्रांच कर रही है और इसके अलावा जो हाई पावर कमेटी, इंक्वायरी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, उसमें तमाम तथ्य, जो भी कंप्लेनेंट होगा, जो भी विक्टिम होगा, वो वहां पर जाकर अपनी शिकायत कर सकता है। तो राहुल गांधी को बकायदा ये सारी चीजें बता दी गई हैं। लेकिन राहुल गांधी, जैसा कि एआईसीसी की तरफ से पहले ही मैसेज दे दिया गया था कि राहुल गांधी जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जब डीसीपी से मुलाकात करेंगे तो उसके बाद वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे और वहीं पर ही धरने पर बैठ जाएंगे। और ऐसा ही हमें देखने को मिला। अभी की खबर यह है कि खुद जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है अनुराग कुमार, इसके अलावा नीरज ठाकुर जो कि स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर है, और इसके अलावा देवेश श्रीवास्तव वो भी स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर है, उनके साथ अनुराग कुमार जो है वो मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे, क्योंकि राहुल गांधी अब यहां पर धरने पर बैठ गए तो पुलिस हेडक्वार्टर में ये अहम मीटिंग चल रही है। तो पूरी अब पुलिस के साथ दिक्कत यह है कि राहुल गांधी, पहले हमने देखा था कि वो जो है प्रधानमंत्री के घर के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे और आज वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर पहुंचे हैं और यहां पर वो डीसीपी से मिलने के बाद, ज्वाइंट कमिश्नर से मिलने के बाद बाकायदा पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर ही धरने पर बैठ गए। ये डीसीपी ऑफिस है, आप देखेंगे ये डीसीपी नई दिल्ली का ऑफिस है और इसके ठीक बाहर आप इस तरफ देखेंगे राहुल गांधी जो है वो यहां पर धरने पर बैठ गए। और अच्छा अतुल, एक बार क्योंकि मामला थोड़ा सा उलझा हुआ इसलिए है कि आप ये सोचें कि साहिल लोचब शिकायत किसके खिलाफ करने गए हैं? वो तो पुलिस के ही खिलाफ शिकायत करने गए हैं। भाई फोर्स ने यूज किया ना, वो आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स थी कि दिल्ली पुलिस थी, सब तो जांच में आएगा, लेकिन उनकी शिकायत है तो पुलिस के खिलाफ ही, और आप पुलिस में ही जा रहे हो शिकायत करने के लिए। ऐसे मामलों में यूजुअली क्या होता है, क्या प्रक्रिया क्या है? देखिए सौरभ, अगर हम पुलिस की तरफ से बात करें तो आपने देखा होगा कि अब से कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट फाइल किया था जिसके अंदर यह कहा था कि जो पूरा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ उसके अंदर कई असामाजिक तत्व थे। बाकायदा पुलिस टीम के ऊपर हमला किया गया जिसमें कई 100 पुलिसकर्मी जो है वो इसके अंदर घायल हुए थे। बाकायदा फिगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई थी क्योंकि लगातार शिकायतें दोनों तरफ से जो है वो दिल्ली पुलिस को मिली थी। यही कारण था कि पूरे मामले की जांच जो है वो क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी और इसके अलावा जो लोग अपराधी तत्व थे इस धरने के अंदर, उसके पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। तो क्राइम ब्रांच और जो स्पेशल सेल है वो इन मामलों की इंक्वायरी कर रही है। लेकिन जब अभी हमारी मुलाकात ज्वाइंट कमिश्नर नई दिल्ली नुपुर प्रसाद और सचिन शर्मा जो कि डीसीपी है नई दिल्ली के, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि हमें जो उन्होंने शिकायत दी वो सोफे पे बाकायदा राहुल गांधी को बिठाया गया, साथ में उनके साहिल थे और साहिल ने आपने देखा कि जो काले रंग का चश्मा है वो पहना हुआ था और वो सोफे के ऊपर बैठे हुए थे। बाकायदा फोटो के अंदर आप देखेंगे तो ज्वाइंट कमिश्नर नुपुर प्रसाद है जो कि पूरा ब्रीफ राहुल गांधी को कर रही थी। बताया गया कि आपने जो शिकायत दी है वो हमने रिसीव कर ली है और क्योंकि इसके अंदर हाई पावर इंक्वायरी कमेटी अब सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है तो वहां पर ही जाके, क्योंकि पुलिस भी कह रही है कि हम भी इसके अंदर विक्टिम है, हमारे ऊपर भी अटैक किया गया। और जब शिकायत राहुल गांधी देने पहुंचे हैं वो ये देने पहुंचे हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, यानी कि वो पुलिस कर्मियों के खिलाफ और पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ शिकायत देने यहां पर पहुंचे हैं। तो पुलिस के लिए स्थिति है कि आखिर वो क्या करे, लेकिन जो कंप्लेंट राहुल गांधी ने दी उसको रिसीव कर लिया गया है। उनको ठीक है अतुल, ठीक है कंप्लेंट भी अतुल 2-3 खबरें बता रहे हैं कि कंप्लेंट रिसीव हो गई है। ऐसे ही होता है, पहले शिकायत ही ली जाती है, तुरंत एफआईआर लिखी जाए, इससे कोई ज़रूरी भी नहीं है। और उन्होंने बताया दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो हैं वो अपने अहम साथियों के साथ और सीनियर अफसरों के साथ इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं कि इस मसले में आगे क्या करना है। राहुल गांधी बैठे हुए, एक पोस्टर आ गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अन्याय के खिलाफ जननायक, आज इस इशू को लेकर के। तो राहुल गांधी अब इस मुद्दे को उठाएंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, ये कैंपेन भी शुरू हो गया है। अब आगे होता क्या ये देखने वाली बात होगी। त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे थे तो फिर उनको जबरदस्ती उठाना पड़ा था, अब वो थाने में बैठे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी उनको जबरदस्ती ही उठाना पड़ेगा और वो उठेंगे नहीं, क्योंकि राहुल गांधी को एकदम मन में आ गया है कि अब हम कुछ भी करके सरकार हटा देंगे। अब चूंकि उनको कोई समझाए कि चाहे जितना निराशा हो जाए, चाहे जितना मतलब अगर जनता सचमुच नाराज हो जाए, वो सारे लोग भी नाराज हो जाएं जो जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आपकी नाराजगी की वजह से कोई कुर्सी छोड़ देगा। मतलब ये थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि देश में एक नए किस्म की बहस चल रही है, तो उसमें ये समझना पड़ेगा 2029 के पहले मोदी जी सत्ता से नहीं हट सकते, या
कोई ऐसी परिस्थिति न बन जाए कि उनको उतरना पड़े नंबर्स की वजह से, यानी जो पार्लियामेंट का नंबर है। लेकिन राहुल गांधी को ये लगता है कि अब वो लड़ाई लड़ पा रहे हैं। पहले उनको लगता था कि लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं तो बैकआउट कर जाते थे। अब जो हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि वो अपने CWC की मीटिंग में उन्होंने कहा कि मोदी इज फिनिश्ड, अब तो कुछ है नहीं। तो कल कांग्रेस के ही एक और बड़े जबरदस्त संवाददाता हैं, तो उन्होंने बताया कि वहां तो मतलब राहुल गांधी ने कहा अब तो आप PM की स्पीच देखिए पॉपकॉर्न खाते हुए, और देखिए कि पहले जैसा नहीं रह गया है। तो सोनिया जी ने शायद कहा कि नहीं, चना खाते हुए देखिए। तो अब चना पॉपकॉर्न दोनों खाते हुए देखिए, वो PM की स्पीच उस तरह की नहीं हो। वो बार बार ये कह रहे थे, हालांकि कमाल की बात है कि CWC से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, लेकिन वो सबको ये समझा रहे थे कि देखो अब सब हो गया है, तुम लोग थोड़ा ताकत से लड़ो। अब लेकिन वो लोग चूंकि डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं कि चाहे जितनी ताकत से लड़ेंगे, चुनाव जब होगा तभी हट पाएगा। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि हम हटा पाएंगे, तो अब हटा पाएंगे तो उसका तरीका क्या हो सकता है कि देश में कोई अराजकता हो जाए, कुछ ऐसे हालात बन जाए। मुझे नहीं लगता यहां से हटेंगे। हाँ, एक चीज और मतलब मुझे लगता है कि शायद वो या सरकार की तरफ से सोचा गया होगा या दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि पहली बार हुआ कि किसी फोर्स के परिवार वाले इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे याद में नहीं है अगर कोई वाकया हो तो पहली बार हुआ कि वो लोग सामने आए कि देखिए हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे पति, हमारे बेटे, उनके खिलाफ ये हुआ। तो क्या अगली जो FIR होगी वो दिल्ली पुलिस के लोग करा रहे होंगे, क्रॉस FIR एक होगी, ये तो जांच में आएगा। क्योंकि और यहां एक चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है कि DCP को चूंकि सीधे FIR तो लिखी नहीं जाती, पहले तहरीर ली जाती है ऐसे मामलों में, और तहरीर मतलब एक एप्लीकेशन, और उस पर एक IO नियुक्त किया जाता है। अगर कुछ होता है तब वो FIR में कन्वर्ट होती है। तो मुझे लगता है कि वो उनका एक पन्ने का वो ले लेना चाहिए और उसको IO करना नहीं, उसमें ये भी है ना, वो कह रहे हैं वो तो व्यक्ति कई बार कोशिश कर चुका है, वकील के जरिए भी कोशिश कर चुका है, शिकायत नहीं FIR तो देखिए इसलिए नहीं होगी ना क्योंकि इस मामले में तो बिना जांच के FIR नहीं होगी। वही बात है, वही आप जब तक ये नहीं स्टैब्लिश कर पाएंगे ना, मतलब कानूनी तरीका भी तो होता है ना, ये कोई ऐसी चीज तो मान लीजिए कि किसी ने किसी की हत्या कर दी है तो FIR होगा वहां जहां दिख रहा है, उसकी भी जांच होगी तब कोई पकड़ा जाएगा आरोपी। यहां तो कोई आरोपित आप कह नहीं पा रहे, दो जांचें हो रही है ना, कहीं चली है। अब एक तो दिल्ली पुलिस जांच कर रही है जो अतुल बता रहे थे, दूसरा कल सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, वो हाई पावर्ड कमेटी है, इसके जो चेयरपर्सन है वो जस्टिस R सुभाष रेड्डी हैं। सब कुछ अब उसी पे टिका है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज हैं, जस्टिस रविशंकर झा हैं, ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, जस्टिस शैलेंद्र कौर हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट की फॉर्मर जज हैं, ऋषि कुमार शुक्ला फॉर्मर डायरेक्टर CBI, और डॉक्टर LR बिश्नोई रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मेघालय के DGP। तो बहुत सीनियर लोग और सीनियर जजेस और अफसरों की कमेटी है। हालांकि इस पर भी उंगली उठा दी गई है। प्रशांत भूषण जी का मैं पोस्ट देख रहा था, मतलब इस सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इंक्वायरी कमेटी पर प्रशांत जी ने लिखा है, प्रशांत भूषण जी ने, वेरी वीक इंक्वायरी कमेटी फॉर्म्ड बाय सुप्रीम कोर्ट headed by a former Supreme Court judge who was Chief Justice of Gujarat High Court। मतलब ये वो गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, तो ये उनकी वो है नेगेटिव मार्किंग, डिमेरिट है उनकी, डिमेरिट है। दूसरे वो जज हैं जिन्होंने उमर खालिद को बेल देने से मना कर दिया, वो लिख रहे हैं, कह रहे हैं और बहुत लोग थे बेहतर जिनको इसमें लाया जा सकता था। समीर जी, क्या राय है आपकी, क्या होने वाला है अगले 1-2 घंटे में? देखिए, राहुल गांधी को उठना तो पड़ेगा वहाँ से। ये प्रधानमंत्री आवास पे राहुल गांधी जिस तरीके से गए थे और पुलिस ने हाई सिक्योरिटी जोन के कारण राहुल गांधी को तत्काल वहाँ से हटा दिया था। ठीक है, पुलिस कोशिश करेगी कि राहुल गांधी अपने खुद वहाँ से चले जाए, समझाने की कोशिश होगी। राहुल गांधी को समझाया जाएगा कि भाई आप जो एप्लीकेशन लेकर आए उस एप्लीकेशन को हमने स्वीकार कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है। कमेटी अपना जब चार्ज ग्रहण करेगी, कमेटी हमसे जानकारी मांगेगी, तब हम आपकी एप्लीकेशन भी हाई कमेटी को दे देंगे। हमारे हाथ में अभी इस जांच की बहुत जिम्मेदारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अब इसको इंटरवेंट कर रहा है। अब इसमें बहुत ज़्यादा हम कुछ कर नहीं कर सकते। अब राहुल गांधी के साथ एक भी समस्या आई है कि जब ये मामला 20 तारीख का था, उसके बाद राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर पत्रकार वार्ता दी। 1 महीने के बाद राहुल गांधी को नींद से जागे हैं क्या कि 20 तारीख की बात है और आज 20 दिन 1 महीने के बाद राहुल गांधी जा रहे हैं कि FIR दर्ज की जाए, एप्लीकेशन ली जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक हाई लेवल कमेटी बना दी है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को शिकायत करनी थी, जाते एप्लीकेशन देते, एप्लीकेशन आपकी स्वीकार हो गई थी, आप आ जाते। आप इंतजार तो करोगे, आप ये थोड़ी कहोगे कि मैंने एप्लीकेशन दिए, अभी मेरे सामने FIR दर्ज कीजिए, अभी मेरे सामने आप पता करके बताइए कि किसने पैलेट गन चलाई और क्यों गन चलाई। ऐसे नेता तो ऐसे ही करते हैं, नेता तो ऐसे ही करते हैं। वो आदमी उनके पास गया, साहब मेरी FIR नहीं ले रही पुलिस, तो उन्होंने कहा चलो मैं चलता हूं साथ में, तो एप्लीकेशन नहीं है ना, तो
प्रॉब्लम कहाँ से, पुलिस ने भी मना किया क्या? पुलिस ने आपकी एप्लीकेशन ले ली ना, पुलिस ने आपको समझाया कि आपकी एप्लीकेशन हमने ले ली है, अब इसमें हाई पावर कमेटी बन गई है। प्रक्रिया बता रहे हैं, मैं पॉलिटिक्स पूछ रहा हूं सर। नहीं राहुल, तो पॉलिटिक्स यही होती है ना, आप गए, आपने एप्लीकेशन दी, आप मीडिया ने आपको कवरेज किया, आप आके कहते हैं कि मैं गया, तब जाके पुलिस ने एप्लीकेशन इसकी स्वीकार की है, और हम पुलिस को 48 घंटे का समय दे रहे हैं, इस पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो 48 घंटे बाद या 72 घंटे बाद हम फिर इसकी जानकारी लेंगे। आप समय दोगे ना, आपने एप्लीकेशन दी, आप आ जाइए, पुलिस आपसे कहेगी कि हम भाई इसकी आप जांच कर रहे हैं, 7 दिन बाद अगर आपको लगता है कि कोई जांच नहीं हो रही, 7 दिन बाद आप फिर पुलिस से इस मामले में जानकारी ले सकते हो। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है सर, बड़ा नेता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी जरा डालकर बैठ जाओगे। और मुझे लगता है पुलिस आखिरी में क्या करेगी, पुलिस सारे मीडिया कर्मी को, लोगों को वहां से बाहर कर देगी, सिर्फ राहुल गांधी उन लोगों से कहेगी आप यहाँ बैठे रहो। आखिरकार राहुल गांधी शाम को 7-8 बजे वहां से उठ जाएंगे, पुलिस राहुल गांधी को धक्के देके उठाकर लेकर नहीं जाएगी बाहर, ये तय है। एक अंतर है, देखिए प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने में और इस धरने में, ये कन्फाइंड कंपाउंड है, 4 दीवारी के अंदर हो रहा है जो हो रहा है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि भीड़ आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी, ये तो पुलिस नहीं करने देगी। थोड़ा सा नेता प्रतिपक्ष हैं वो, और कुछ भी नहीं होगा तो चाहे कमरे में आप उनको अंदर सोफे बिठाए रहिए, बाहर उनके वर्कर इकट्ठा होंगे, लोग इकट्ठा होंगे, और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है ना, तो सीधे सीधे केओस का मसला होगा। एक चीज जो मुझे जानकारी नहीं थी, अभी मैं सोशल मीडिया के जरिए ही पता चला कि वो साहिल लोचब ने तहरीर तो दे रखी है, आईओ का नंबर दिल्ली पुलिस नहीं दे रही है। किसी भी में अगर आपने कोई तहरीर दी है तो उसका एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर तय होता है, और उस आईओ का नंबर देना होता है, क्योंकि उसी तभी तो बातचीत होगी। अब ये तो आपको देना पड़ेगा, ये आपको किसी भी स्थिति में देना पड़ेगा। तो ये एक जो कहते हैं ना कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको भाई जो भी जायज है पुलिस को करना पड़ेगा, इसमें कोई बात नहीं है। ये आप कह दीजिए, खारिज कर दीजिए कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने हमारे बताया कि ये है, जितना बनता है पड़ेगा, जितना बनता है प्रक्रियागत उतना दिल्ली पुलिस करे, उसके बाद अगर राहुल गांधी नहीं उठते हैं तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर जितनी मतलब प्रक्रिया में गुंजाइश है उनकी शिकायत सुनने की, उतनी तो करनी चाहिए पुलिस को। जी सर, मुझे लगा दिल्ली पुलिस इससे ज़्यादा क्या गंभीर हो सकती है कि एक एफआईआर के लिए कमिश्नर पुलिस और बड़े अफसरों को मीटिंग करनी पड़े, तो इसका मतलब बहुत गंभीर है पुलिस कामकाज में। 1 महीने से जो भी नाम है साहिल लोचब साहब, वो अपनी एफआईआर के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं। वो जब नहीं हुआ तब वो राहुल गांधी के पास गए होंगे, और राहुल गांधी को भी लगा होगा कि भाई अब इतने समय के बाद भी यदि नहीं हो रहा तो उनको वहाँ गए हैं। तो सवाल ये है कि देखिए ये तो 2 अलग अलग चीज़ें, इसको हम तो कम से कम ना मिलाएं, सरकार मिलाए तो मिलाए कि सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमेटी बैठा दी, वो अलग चीज़ है। ठीक, ये अलग चीज़ है दिल्ली पुलिस का मसला कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, और एफआईआर का जो भी प्रोसेस है, मैं तो इतना नहीं समझता कि आप तहरीर लेंगे। अरे खबर दे दो तो प्रियंका गांधी भी पहुंच गई हैं अभी वहां पर, तो ये बिल्कुल वैसा ही मौका बनाने की कोशिश है जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुआ था। जी सर, अखिलेश यादव भी आएंगे, तो वहां पर जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में पुलिस को कर लेना चाहिए। और ये सवाल भी नहीं है जो आप बार बार कर रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ एफआईआर रोज ही होती है। बहुत सारे मामले होते हैं, गोली चलती है, कुछ मारपीट होती है, थाने में मारपीट हो जाती है, कस्टोडियल डेथ होती है, उसमें ये है ही नहीं। और ये मसले को आप यूं क्यों कह रहे हैं, मतलब हम लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई पुलिस के खिलाफ है, ये तो वो एफआईआर दर्ज करवा रहा है कि उस पर पैलेट गन लगी है। पैलेट गन तो सर पुलिस ही चलाएगी ना, जो चलाएगी वो तो इन्वेस्टिगेशन है। हाँ। उसकी शिकायत तो यह है कि उसको पैलेट गन लगी, तो इसकी एफआईआर होनी चाहिए। मैं तो सुना था कि 0 एफआईआर होती है कहीं भी थाने में, कहीं पर भी आप करा सकते हो। अब यहाँ पर एक थाने में नहीं, दूसरे थाने में, फिर तीसरे थाने में, और फिर हम ये बहस करें कि राहुल गांधी बैठ गए। राहुल गांधी इसमें इशू ही नहीं है ना, राहुल गांधी तो तब आए हैं इशू बनकर, आपने मौका दिया। यदि एफआईआर हो जाती, या जैसे हर्ष जी ने कहा कि भाई आईओ अपॉइंट हो जाता, और आप खारिज करते कि भाई ये कुछ मामला नहीं बन रहा, तो मैं समझ में आता कि ठीक है, तो आप उस ड्यू प्रोसेस को तो अपनाएंगे और उस पर काम करना चाहिए था। और इसको ये भ्रम मत करिए, मतलब सरकार की तरफ से हो या ना हो, कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बना दी है इसलिए एफआईआर की जरूरत नहीं। वो दोनों अलग अलग चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी तो उसमें कहेंगे आपने तो एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई है, आपको क्या सुनना है हमें? भाई किसको सुनेगी जांच कमेटी? जो लोगों ने एफआईआर कराई है या जो लोग हैं उनको कराना चाहिए। और इतना बड़ा क्या इशू है मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जिस पर अब राहुल गांधी भी वहां बैठे हैं, तो पुलिस ऑफिसर या जो सर अभी अगर एफआईआर हो गई होती तो राहुल गांधी हाँ, नहीं बैठते ना, गुंजाइश ही नहीं होती। हाँ, वही कह रहा हूँ, पुलिस क्यों नहीं ले रही एफआईआर, क्या है हमें नहीं पता। पुलिस को अपना वर्जन देना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा पुलिस पर। एग्जैक्टली, वो जब पुलिस अपना वर्जन देगी तो पता चल जाएगा। अब देखिए कांग्रेस के सभी और सीनियर नेता भी यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। जयराम रमेश है यहाँ पर, कुमारी शैलजा शुरुआत से यहाँ पर आई हुई है, प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच गई हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये सब थाने के अंदर हो रहा है, मतलब थाने की बिल्डिंग प्रेमाइसेस के अंदर ही है। राहुल गांधी 1 घंटे से ज्यादा वक्त से वहां पर इस वक्त बैठे हुए हैं। सर एक अपडेट ले लूं, मैं फिर आ रहा हूं आपको। एक बार फिर विजय लक्ष्मी के पास चलते हैं।
तो अब ऐसा लग रहा है कि यहां पर जमावड़ा बढ़ रहा है। विजय लक्ष्मी, प्रियंका गांधी बैठी हुई दिख रही होंगी आपको जी? हाँ, बैठी नहीं, इधर बैठी, ये बैठी रही। नीले सूट। बिल्कुल सौरभ, जमावड़ा यहाँ नेताओं का और कार्यकर्ताओं का दोनों का बढ़ता जा रहा है। मेरे कैमरा पर्सन प्रवीण आपको दिखाएंगे। काफी हंगामा इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के प्रोमाइसेस में। हालांकि जयराम रमेश अभी थोड़ी देर पहले पुलिस स्टेशन के भीतर की ओर हमें जाते हुए दिखाई दिए। ये तमाम लोग बाहर की तरफ प्रोमाइसेस में बैठे हुए हैं, जिसमें राहुल गांधी, कुमारी शैलजा और तमाम लोग हैं। बाहर नारेबाजी हो रही थी, जबरदस्ती दरवाजा खोल करके कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता प्रोमाइसेस में अंदर घुसे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सलमान खुर्शीद से बात की और उनसे पूछा कि हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी है, वो तमाम चीज़ों की जांच करेगी, तो एफआईआर की मांग क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी होने का मतलब ये नहीं है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, और ये कह कि वो अंदर चले गए। तो कांग्रेस पार्टी, अभी राहुल गांधी का भी एक्स पर पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने कहा है, भाषा जो है वो बड़ी अथॉरिटेटिव लग रही है, जैसे कि एफआईआर आपको करनी ही होगी, ऊपर से नीचे जिसने बर्बरता की उसके खिलाफ जांच करनी ही होगी। जो भाषा राहुल गांधी की ट्वीट की है उसमें इस तरह की बात कही गई है कि कार्रवाई जो है वो करनी ही होगी। और राहुल गांधी फिलहाल यहाँ बैठे हैं। कांग्रेस के नेता अभी तक यही कह रहे हैं कि जब तक एफआईआर नहीं होगी यहाँ से राहुल गांधी नहीं उठेंगे। उनके कार्यकर्ता और नेताओं का जमावड़ा और यहाँ पर जो संख्या बल है वो भी यहाँ पर बढ़ता जाएगा। तो कांग्रेस एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर कर रही है और तमाम नेता यहाँ पर बैठ कर के एक जो नैरेटिव है, एक जो मैसेजिंग है कि छात्रों की लड़ाई अगर कोई ग्राउंड पर उतर कर लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है, वही मैसेज संसद में देने की कोशिश थी और वही मैसेज अब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचकर सड़क से भी एक तरह से कांग्रेस पार्टी देने की कोशिश कर रही है। जी विजय लक्ष्मी, मैं एक बार वो आपने जिस पोस्ट का जिक्र किया राहुल गांधी के, वो मैं दर्शकों को बता दूं। राहुल गांधी ने अभी 6 मिनट पहले ये पोस्ट किया है। आज साहिल लोचब के साथ उनके साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने संसद मार्ग डीसीपी कार्यालय पहुंचा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया और उनकी एक आंख की रोशनी खतरे में है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी बर्बरता कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, गंभीर अपराध है। इस क्रूरता के लिए ना गृह मंत्री ने कोई सफाई दी, ना प्रधानमंत्री ने उनसे माफी मांगी। अब जब साहिल न्याय के लिए एफआईआर कराना चाहता है तो वो भी नहीं हो रहा है। इस तरह संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। फिर अमित शाह जी को सीधे टैग करके लिखते हैं, अमित शाह जी न्याय से इतना क्यों घबरा रहे हैं? ये डर दिखा रहा है कि आप अपना अपराध कबूल कर रहे हैं। एफआईआर होगी, न्यायिक जांच होगी और ऊपर से नीचे तक जो भी इस बर्बरता के दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। मतलब इससे तो पीछे नहीं हटने का कोई गुंजाइश सब दिखती है। सौरभ जी, जिस तरह की मिस हैंडलिंग इस पूरे एपिसोड को लेके हुई, जंतर मंतर वाले को लेके, मुझे लगता नहीं कि दिल्ली पुलिस ने उससे कोई सबक सीखा है। अगर ये एफआईआर दर्ज कर लें तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? अभी भी कर लें, करनी पड़ेगी। मेरी अपनी समझ ये कहती है कि एफआईआर तो होगी, मुझे भी लगा, और नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट में लेने के देने दिल्ली पुलिस को पड़ेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है ना कमेटी, तो ये नहीं पूछेगी आपने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। तो ऐसा तो नहीं कमेटी को नहीं दिख रहा है सब। कुल मिलाकर के देखिए पुलिसकर्मी बाहर पहुंच गए, क्योंकि अभी विजय लक्ष्मी बता रही थी कि बहुत सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के वो गेट खोल के अंदर आ गए थे, तो अब गेट बंद कर दिया गया है और पुलिस बल बाहर बढ़ा दिया गया। जी सर, पुलिस बल अपनी जगह ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन आपको अपना काम तो करना पड़ेगा। 1 महीने से अगर आदमी वो चक्कर लगा रहा है, आपने कह रहे हैं कि तहरीर ले ली, तो आईओ का नाम क्यों नहीं बता रहे? यानी अपने आईओ अपॉइंटमेंट नहीं कर लेंगे तो कौन सा आसमान टूट बिल्कुल। और ये देखिए, ये किसी कानून की नामजद तो होगी नहीं एफआईआर, ये किसी कानून की किताब में नहीं लिखा है कि एफआईआर सीधा दर्ज नहीं होती है, पहले तहरीर ली जाती है। ये पुलिस अपनी गुड वर्क और सहूलियत नहीं, अपना बैड वर्क छुपाने के लिए कि इतने मुकदमे दर्ज हो गए, इसलिए आप एफआईआर दर्ज नहीं करते, तहरीर लेके एफआईआर दर्ज करने का सिंपल मतलब इतना है कि पुलिस अब बैठ नहीं सकती, उस पर आगे काम करना और दूसरा रिकॉर्ड में आ गया। तीसरी बात, पैलेट गन का जहां तक मामला है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपने जीडी में एंट्री करते हैं बाद में, जिस अधिकारी के कहने पर चलाने की बात कही जाती है वो कहते हैं मैं तो वहां मौजूद नहीं था। फिर अलग बात है, संसद में मंत्री कह देते हैं कि पैलेट गन चली नहीं। तो अब आप एक के बाद इतनी सारी चीजें कह चुके हैं कि अब आपको कोर्स करेक्शन करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपको जितनी जल्दी कर लेंगे बेहतर होगा। दूसरी बात, राहुल गांधी के लिए तो ये कहते हैं कि आपने मुंह मांगी मुराद मिल गई आपको। दिल्ली पुलिस गलती कर रही है, उसके पीछे किसका निर्देश है, किसकी इच्छा है, अनिच्छा है, वो हमें नहीं पता, लेकिन कुल मिलाकर के राहुल गांधी को अपनी राजनीति करने का भरपूर मौका
नहीं, ये तो एक्चुअली सोचा ही नहीं होगा ना किसी ने, मतलब सरकार ने या पुलिस ने, कि भाई राहुल गांधी ऐसा भी कर देंगे। एक आदमी है वो अब चक्कर काट रहा है, चलो ठीक है, बहुत से लोग जो ऐसे चक्कर काटते रहते हैं, मेरी एफआईआर लिख लो, पुलिस नहीं लिखती। नहीं, मैं साइकी की बात कर रहा हूँ। पुलिस को लगा भाई लोग आ रहा है, ठीक है, हमने इसको टहला देंगे, कोई जरूरत नहीं है। अब वो कौन जानता है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन साथ लेके आ जाएगा उनको? नहीं, लेकिन इस मसले को तो दिल्ली पुलिस को गंभीरता से लेना ही चाहिए था, जहां पहले भी राहुल गांधी उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और सबके बाद वो चेहरा है, बार बार वो आ रहा है। और अगर हाई पावर्ड कमेटी बन गई तो आप उसी लिए कर देते पहले। इसमें तो देखिए, अगर ये आज जा रहे होते, चूंकि वो जानकारी मैंने देखी, तो मुझे भी लगता है कि आईओ का नाम तो आपको बताना पड़ेगा। कानूनी प्रक्रिया जो है वो तो पूरी करनी पड़ेगी और उस पर जो भी कार्रवाई को आप जांच करके बताइए कि पैलेट गन का क्या हुआ, कैसे उसको छोड़ देंगे। तो जो दिल्ली पुलिस के तर्क हैं, जो आपके संवाददाता बता रहे थे, वो तर्क कम है, कुतर्क ज्यादा है। क्राइम ब्रांच जांच कर रही है और तो रिकॉर्ड में चीज आएंगी तो उसकी जांच करेगी ना, हवा में जांच करेगी। या सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी बना दी है, वो भी उन्हीं की जांच करेगी जो डॉक्यूमेंट्स में चीजें हैं। तो आप बच क्यों रहे चीजों को लाने से? देखिए, इंटेंशनली नहीं चलाई, लेकिन चली है, जिम्मेदारी तय होगी। वो इरादतन तो नहीं रहा होगा ना सर। ये बात तो बाद की है, लेकिन ये जांच में साबित वो होगी। तो जो होगा, ये हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, चली कि नहीं चली या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एफआईआर दर्ज करके वो इंक्वायरी कर। सर वैसे बात होनी चाहिए, इस पे भी बात होनी चाहिए। पैलेट गन चली नहीं चली जांच में पता चलेगा। जैसे सर ने बताया कि भाई बयान कुछ है, भाई छर्रे लगे, कहां से लगे? वो छर्रे लगे हैं, वो दिल्ली के उसकी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ मेडिकल रिपोर्ट में आया, आपने ठीक बताया, पुलिस ने डायरी एंट्री भी की है, सही बात है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, पैलेट गन चली या डंडा चला, लाठी चली, व्हाटएवर, वो एक प्रदर्शन में चले, बिल्कुल ठीक। अब किसी भी प्रदर्शन में, मैं अदरवाइज ना लें कोई भी कि मैं ये कह रहा हूं कि इनकी शिकायत नाजायज है या कुछ है, मैं वैसे ही कह रहा हूं। मैं एक प्रोटेस्ट में गया, पुलिस ने डंडा चला दिया, मुझे चोट लग गई, तो क्या इसकी शिकायत कर सकता हूं मैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। वो तो पुलिस बाद में जांच करके कहेगी भाई ऐसे ऐसे हुआ, आप शिकायत तो कर ही सकते हो ना। बल्कि आपको चोट कितनी लगी नहीं लगी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जाके तो कह सकते हो भाई मेरे को मारा। इसमें कोई ऐसा जिम्मेदारी है कि आपकी ये इतना बड़ा इशू ही नहीं होता यदि आप एफआईआर कर लेते और उस पर चलता जो जांच हो रही है। लग तो मुझे भी रहा है कि अब ये एफआईआर करने बगैर और कोई चारा दिखता नहीं है। काम का मामला बढ़ता जाएगा। समीर जी, राहुल गांधी कतई नहीं उठेंगे, उनको मुद्दा मिला हुआ है। क्या सर, ये मुझे लगता है वंदे मातरम से ध्यान भटकाने के लिए तो राहुल गांधी नहीं कर रही है कि वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति खराब हो रही थी, लगातार वंदे मातरम का मामला चल रहा था, तो राहुल गांधी ने सोचा कि अब ध्यान भटकाना है तो कम से कम मैं ये एक महीने बाद ये घटना है तो आज मैं चला जाता हूँ, वहाँ धरने पे बैठ जाता हूँ, कम से कम दिन भर इसी में चर्चा में निकल जाएगा, वंदे मातरम से ध्यान बढ़ जाएगा, जो लेकर आपने एक साजिशी सिद्धांत दिया एक और। नहीं तो हो सकता है ना राहुल गांधी इसलिए भी गए हो कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस को जवाब देने की स्थिति नहीं बन रही है, तो उन्होंने कहा ये रास्ता निकालो, पर वंदे मातरम की बात नहीं होगी। और अब राहुल गांधी को एक महीने बाद ध्यान आ रहा है, अगर राहुल गांधी को लगता है कि भाई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, तो उस व्यक्ति के जाने के बाद तो क्या कांग्रेस के पास तो लीगल की इतनी बड़ी टीम है, क्या कांग्रेस का कोई नेता हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर गए कि सर ये इतनी बार वहां पर गए, इनके एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ये बात इस मामले को ये बात हुई कि भाई ये करने की बजाय सीधे कोर्ट जाते। आपके तो इतने वकील है आपके पास, करा देती है, सारे वकील कोर्ट क्यों जाते, पहले यहाँ पर आएंगे तब जाएंगे। नहीं तो उनका आदमी गया है ना, उनका व्यक्ति आमतौर पर नेता लोग ये करते हैं सर, उसमें पॉलिटिक्स ये मौका नहीं बनता, वो पॉलिटिकल माइलेज आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, इस पे सवाल नहीं है। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, हम लोग पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आप नाराज हम पे हो जाते हैं। नहीं नाराज, मैं अरे जनरल बात कर रहा हूँ कि भाई एक महीने बाद राहुल गांधी जा रहे हैं, ये क्या सवाल है? नहीं, सवाल नहीं है। वो उन्होंने एक बात ये कही कि भाई एक तरीका ये भी था कि कोर्ट जाते आप, उसमें जो है पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलता है। यहाँ पर मीडिया भी है, सब है, लग रहा है 1-1.5 घंटे से हम ही बात कर रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है, सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को इससे डील करने का तरीका खोजना होगा। पॉलिटिकल आदमी जो विपक्ष में है वो तो ये करेगा ही करेगा। बिल्कुल ठीक है, उसको तो पहला अवसर मिलते ही वो ऐसा चाहेगा, कुछ केओस हो, कुछ बज हो, कुछ हैपनिंग हो, कुछ लोगों को लगे कि नहीं नहीं विपक्ष लड़ रहा है और सरकार कुछ गड़बड़ कर रही है, अब वो तो ये क्रिएट करना चाहेगा ना। ये तो सरकार की ओर से करना है कि ऐसा कोई अवसर न दिखे। अब इस मामले में तो बहुत साफ दिख रहा है, सरकार अगर दिल्ली अच्छा एक अपडेट दे दूं, राहुल गांधी थाने के अंदर गए हैं अभी, तो देखें कि क्या उनको कोई सूचना दी जाने वाली है, क्या पुलिस आगे बढ़ती है एफआईआर पर, या उनको कुछ समझाने के और प्रयास होंगे। राहुल गांधी अभी थाने के अंदर गए और आप देख रहे हैं सीनियर लीडर्स कांग्रेस पार्टी के सब वहां मौजूद हैं। वो देखें राहुल गांधी अंदर जा रहे हैं थाने के, तो अंदर से कोई मैसेज आया होगा कि राहुल गांधी से हम कुछ बात करना चाहते हैं, या राहुल गांधी पूछने गए होंगे भाई क्या आपने सोचा है, क्या करना है बताइए, तो मैं आगे का तय करूं, मुझे क्या करना है। तो
ये एक्चुअली ना अब ये थोड़ा सा ना सर लग रहा है कि गैर जरूरी है किसी भी लिहाज से। मैं राहुल गांधी नहीं, मैं सरकार की और पुलिस की बात कर रहा हूं। इतना बड़ा कोई मामला नहीं है। उस व्यक्ति की जो भी मांग है मानी जा सकती है। एफआईआर कराना कोई किसी को बिल्कुल दोषी साबित करने की तो बात है नहीं। एक शिकायत लेने की बात है, शिकायत ली जा सकती होगी तो बिल्कुल लेनी चाहिए। और उनको क्या तर्क दे रहे हैं पुलिस वाले ये पता चलेगा। बहुत सीनियर पुलिस वाले वहां मौजूद हैं, ज्वाइंट कमिश्नर है वहां पर। ये देखिए राहुल गांधी अंदर गए, अभी थाने के अंदर गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप ही गए। नहीं, ये तो पार्लियामेंट, ये इनको उनके जो सेक्रेटरी हैं ये अलंकार जी, इन्होंने उनको कुछ कहा और फिर वो उठ के अंदर गए। वो सफेद शर्ट वाले हो सकता है पुलिस ने मैसेज दिया उनको। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है, तो कमिश्नरेट ऑफिस से सटा हुआ है। हाँ, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी बैठक इस वक्त कर रहे हैं। होम मिनिस्ट्री में भी बैठक चल रही होगी कि इसमें जो है आगे क्या करना है। एक बार कुमार सोनू हमारे संवाददाता जुड़े हुए हमारे साथ, कोई अपडेट कुमार? देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को डीसीपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है बुलाया गया है और एक टुकड़ी जो है फिलहाल यहां पर पहुंची है। आपको तस्वीरें में दिखाऊं, दिल्ली पुलिस के जवानों की संख्या बेहद ज्यादा है। इसके साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी जो हैं अब डीसीपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं। दरअसल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला जो है वो पुलिस की तरफ से लिया गया है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को अब डिप्लॉय कर दिया गया है। राहुल गांधी जो हैं, आपको दिखाऊं, तमाम जो बाकी कांग्रेसी नेता हैं उनके साथ इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं यहां पर, और उनके साथ जो है लगातार धरने पर बैठे हैं। तकरीबन 35 मिनट तक जो है दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई एफआईआर दर्ज करने को लेकर। लेकिन जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो उसके बाद जो है राहुल गांधी यहीं पे डीसीपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ही प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। तो फिलहाल तमाम कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो दूसरे बड़े नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं, जिसमें चाहे जयराम रमेश हो या फिर देवेंद्र यादव, ये तमाम ऐसे नेता हैं। वो धीरे धीरे जो है अब कांग्रेस के नेताओं की संख्या डीसीपी ऑफिस नई दिल्ली में बढ़ रही है और लगातार ये जो है एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि 20 जुलाई वाले मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है मामले की जांच कर रही है और जो आपने शिकायत दी है राहुल गांधी को, साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि जो आपने शिकायत दी है वो हमने रिसीव कर ली है और इसको हम जो है क्राइम ब्रांच को भेज देंगे। लेकिन राहुल गांधी की डिमांड है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर तुरंत जो है एफआईआर रजिस्टर करे। प्रॉब्लम क्या है सोनू, आप बताइए जरा, क्या प्रॉब्लम है? वो ये एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जा सकती? क्यों ये इतना बड़ा मुद्दा बन रहा है? देखिए, पैलेट गन वाला जो पूरा मामला है, पहली बात तो ये सौरभ की किसी एजेंसी ने जो है अभी तक ये नहीं माना कि इसमें पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर सौरभ एक पक्ष हम ये मान भी लें कि पैलेट गन चली है तो वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए चलाई जाती है और पूरा एसओपी को फॉलो करते हुए जो है कोई भी एजेंसी, कोई भी जो फोर्स है वो उसका इस्तेमाल करती है। तो एसओपी देखना होगा, क्योंकि शिकायत अभी तक दिल्ली पुलिस को आधिकारिक तौर पर नहीं मिली थी। तो अब क्योंकि दिल्ली पुलिस को आधिकारिक तौर पर शिकायत मिली है, उसके बाद तमाम एसओपीज देखने होंगे कि क्या पैलेट गन चली है, नहीं चली, और अगर चली है तो वो क्या तमाम नियमों को ध्यान में रखे हुए उसका इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया, नुपुर प्रसाद जो ज्वाइंट सीपी है नई दिल्ली रेंज, जिन्होंने आज ही जो है अपनी रेंज में नया ऑफिस ज्वाइन किया, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है राहुल गांधी को कि पूरे मामले की जांच जो है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। 20 जुलाई में जो पूरी हिंसा हुई थी या फिर जो भी घटनाएं जो हुई जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में, तो क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। तो लिहाजा इस मामले की शिकायत भी जो है क्राइम ब्रांच को सौंपेंगे हम, और क्राइम ब्रांच इसमें जो है अपना फैसला लेगी कि उन्हें आगे इस मामले में क्या प्रोसीडिंग करनी है। लेकिन राहुल गांधी इस बात पर इस जिद पर अड़े हुए हैं कंप्लेनेंट के साथ कि दिल्ली पुलिस तुरंत मुकदमा दर्ज करे। अब आप ये सोचिए सौरभ कि राहुल गांधी बकायदा एक लीगल टीम के साथ पहुंचे, सबसे पहले कनॉट प्लेस थाने पहुंच गए। उनकी लीगल टीम को यह तक नहीं पता कि कनॉट प्लेस के जुरिडिक्शन में जंतर मंतर नहीं आता। वहां से उन्हें बताया गया जंतर मंतर जो है वो संसद मार्ग पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में आता है, जिसके बाद वो यहां पर पहुंचे। क्योंकि संसद मार्ग थाना और जो डीसीपी ऑफिस है वो एक ही कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है, तो यहां पर वो सीधा डीसीपी ऑफिस पहुंचे। डीसीपी ऑफिस में उनकी मुलाकात सचिन शर्मा जो डीसीपी है नई दिल्ली की उनसे, नुपुर प्रसाद जो ज्वाइंट सीपी है नई दिल्ली रेंज, उनसे हुई। तकरीबन 35 मिनट तक जो है बातचीत चली और 3 पन्नों की ये पूरी शिकायत जो है वो दिल्ली पुलिस के डीसीपी को दी गई राहुल गांधी की तरफ से, शिकायतकर्ता की तरफ से। और उसके बाद ये डिमांड की गई कि आप इसमें तुरंत जो है संबंधित धाराओं में, बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करें।
क्योंकि मामला डीसीपी ने साफ तौर पर कहा कि क्राइम ब्रांच देख रही है, हम उनको भेजेंगे और वो इस पर फैसला लेंगे। लेकिन राहुल गांधी जिद पर अड़े हैं कि यहां पर जो है वो प्रदर्शन में बैठेंगे जब तक एफआईआर दर्ज ना हो। अब आप ये सोचिए, उनके डीसीपी ऑफिस पहुंचने से पहले तमाम मीडिया को एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये मैसेज जो है वो दे दिया गया था कि यहां पर वो पहुंचेंगे, डीसीपी और अधिकारियों से मिलेंगे, शिकायत देंगे और उसके बाद जो है प्रदर्शन करेंगे और धरने पर बैठेंगे जब तक कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी। यानी पूरी की पूरी एक पूरी तरीके से पूरी सोची समझी प्लानिंग के साथ जो है राहुल गांधी यहां पे पहुंचे और उसके बाद तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से यहां पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ सबके खिलाफ जो है नारेबाजी हो रही है और राहुल गांधी लगातार अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि राहुल गांधी की साफ तौर पर डिमांड है कि जब तक यहां से एफआईआर दर्ज नहीं होगी यहां पर, तब तक वो नहीं हटेंगे। ठीक है, अब एक बात ये और बता दीजिए कुमार सोनू की आपने जरूर अपने सोर्सेस से, सीनियर ऑफिसर्स से बात करने की कोशिश की होगी, क्या पता लग रहा है पुलिस दर्ज कर सकती है एफआईआर, कोई सवाल नहीं उठता? देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस मुख्यालय में इस वक्त दिल्ली पुलिस कमिश्नर की आला अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है जिसमें स्पेशल सीपी, लॉ एंड ऑर्डर और बाकी दूसरे अधिकारी भी हैं। लेकिन जो दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज वो हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि अभी फिलहाल इस मामले पर, राहुल गांधी की शिकायत के मामले पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ है और अभी तक कोई ऐसा विचार भी नहीं है। क्योंकि जो पैलेट गन है वो अगर क्योंकि पहली बात तो ये कि किसी फोर्स की तरफ से ये एक्सेप्ट नहीं किया गया और अगर यूज भी की गई है पैलेट गन तो क्या वो उसको जो है तमाम एसओपीज को फॉलो करते हुए यूज की गई या ठीक है, ठीक कुमार सोनू, आप जो बात बता रहे हैं तमाम चीजों में ये कुमार सोनू ने ये बात बताई कि पुलिस ने कभी तक स्वीकार नहीं किया है कि पैलेट गन चली थी या किसी भी फोर्स ने चलाई थी। दूसरा, वो जो हम लोग बात कर रहे थे कि वो एक प्रदर्शन के दौरान काबू या कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बनाने के लिए किया गया। अगर किया गया तो क्या उस पर मुकदमा हो सकता है? सर का कहना है मुकदमा किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। वो बता रहे हैं कि मीटिंग में अभी तय नहीं हुआ है कि इस पर हमें आगे क्या करना है और इस पर भी आगे मतलब इस तरफ पुलिस नहीं सोच रही है कि हम एफआईआर दर्ज करें फिलहाल। देखिए, मैंने कोशिश की कि प्रेसिडेंस पहले चेक करूं तो कोई प्रेसिडेंस नहीं है। किस बात का? कि कहीं पैलेट गन चली हो या कुछ इस तरह की घटना हुई हो और उस पर एफआईआर किया गया हो, कोई ऐसा प्रेसिडेंस नहीं मिलता, नंबर एक। नंबर दो ये है कि पुलिस चूंकि नॉन लीथल में आता है तो उसमें वही घूम फिर कर जाएगा कि वो एसओपी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है फॉलो किया गया कि नहीं, लेकिन कब, जब भी पुलिस मानेगी। लेकिन जो घायल हुआ वो क्या कर सकता है? उसके पास ये अधिकार है कि भारतीय न्याय संहिता की 115, 117, 121 और 123 और सेक्शन 124 यानी जान को खतरे में डालना, इसके तहत तो एफआईआर रजिस्टर करे। अगर पुलिस नहीं करती है तो एसपी ऑफिस में और नहीं तो फिर मजिस्ट्रेट के थ्रू ही किया जाता है। इसमें एक और प्रोविजन है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर वो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के तहत वो इसमें कंपनसेशन भी मांग सकता है, इसको आगे भी बढ़ा सकता है। एफआईआर हो सकती है, एफआईआर हो सकती है और पुलिस ही कर सकती है। इसके लिए कोई पहला कदम तो पुलिस ही कर नहीं, पुलिस ही करेगी। एफआईआर तो पुलिस ही करेगी। अगर नहीं करेगी तो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, नहीं तो फिर कोर्ट जाएगा, तो उसको करना ही होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं कि बात साफ हो गई। ठीक है, तो बताइए, अब बताइए, कोई अड़चन? कोई अड़चन नहीं है। एक ईगो प्रॉब्लम है, आप एक चीज कह चुके हैं उससे पीछे हटना नहीं चाहते। और जहां तक पैलेट गन के भी हर्षवर्धन जी बात कर रहे थे, पैलेट गन कश्मीर में चलती रही हैं, लेकिन वहां के हालात अलग हैं। वहां आतंकवाद का माहौल है, पाकिस्तान पर लोग वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन उसको लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी हमारी आलोचना हुई। सर, बात मैं बताऊं, ये इममटीरियल है फिलहाल। अभी मुझे जो लग रहा है ये इममटीरियल है कि उसको चोट कैसे लगी। वो कह रहा है मुझे चोट लगी प्रदर्शन में, हाँ, बस इतनी सी बात है। उसकी एफआईआर दर्ज कर लीजिए, जांच कर लीजिए। उसका ये कहना है कि पैलेट गन से मुझे चोट लगी है, उसकी जांच हो, वो ये चाह रहा है। बस इतना सा है, एफआईआर दर्ज हो जाए। पैलेट गन चली नहीं चली, किसने चलाई, इंक्वायरी ये से तो पता बाद चलेगा। की बात है, इसमें कोई इशू नहीं है। मेरी नजर में तो समीर जी मामला खींचा जा रहा है खामखा में सरकार की तरफ से, और जितना खींच रहा है इसका पॉलिटिकल माइलेज राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ सरकार को नुकसान होगा, राहुल गांधी की राजनीति को फायदा बात नहीं है सर। अब कर लें दर्ज, खत्म करें मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने जब हाई लेवल कमेटी बना दी, अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच करेगी इस मामले में, तो ठीक है, अब एफआईआर दर्ज करने राहुल गांधी का, तो पुलिस भी तो कानून को समझती है ना। पुलिस भी इस बात को जानती है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो राहुल गांधी और उनकी लीगल टीम हो सकता है मजिस्ट्रेट के पास जाए, हो सकता है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां से फटकार मिलेगी तो हमें क्या जवाब देना पड़ेगा, फिर हमें
एफआईआर दर्ज करना पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि पुलिस के पास ऐसे कोई कानूनी अधिकार होंगे या कानूनी रास्ता होगा जिसके आधार पर वे तय कर रही है कि हमें कोई इस पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा। अगर कल राहुल गांधी और उनकी लीगल टीम हाईकोर्ट जाती है और हाईकोर्ट में पूछा जाता है कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, तो मुझे लगता है उससे कारण भी पुलिस के पास होंगे बताने के लिए। पुलिस बताएगी कि यह कारण बिल्कुल ना बुनियादी बात आप कीजिए। पुलिस पॉलिटिकल डायरेक्टिव पर कुछ भी करती है, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अभी सरकार कहते कर लो दर्ज तो कर लेगी दर्ज, ऐसा नहीं है कि पुलिस अपने मैनुअल के हिसाब से ही हमेशा चलती है। ठीक, एक बात तो ये मामला पुलिस का नहीं है। सरकार राहुल गांधी की जिद के आगे एक बार फिर झुकते हुए नहीं दिखना चाहती कि पहले हमने लेकिन ये तो सरकार यही है, सरकार ने क्रिएट किया है ना। मैं फिर कह रहा हूं, जब एक तहरीर गई थी आप आईओ का नंबर देते, जो भी जांच थी वो जांच कर लेते खत्म, या आप कहते कि हमने एफआईआर कर ली, हम उस पर करेंगे। ये किसने अवसर दिया है? ये तो सरकार की ही तरफ से ये अवसर दिया है ना कि आपको नेशनल मीडिया में ये क्रिएट हो रहा है कि एक एफआईआर नहीं हुई। ये कोई मसला नहीं है। थोड़ी देर में बीजेपी की तरफ से सीनियर नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील रविशंकर प्रसाद वो रिस्पॉन्ड करेंगे राहुल गांधी के इस धरने पर। खबर इस वक्त राहुल गांधी है। राहुल गांधी पिछले 1 घंटे से दिल्ली के संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठे हुए हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स हैं और उनके साथ दिल्ली में 20 जुलाई को जो स्टूडेंट मार्च हुआ था संसद की ओर, उसमें पुलिस ने बल प्रयोग किया। आरोप है उसमें पैलेट गन चली और उससे एक व्यक्ति चोटिल हुआ है। वो उस व्यक्ति को लेकर के आज राहुल गांधी आए हैं थाने में उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए। लेकिन पुलिस ने शिकायत ले ली है। एफआईआर दर्ज कराने के बारे में पुलिस ने राहुल गांधी को और उन विक्टिम को यह जवाब दिया है कि इसकी 2 स्तर पर जांच हो रही है। एक तो इसकी क्राइम ब्रांच जांच कर रही है पूरे उस दिन के प्रकरण की, तो आपकी शिकायत हम उनको दे देंगे और आगे वो इस पर कार्रवाई करेंगे। और दूसरा कि कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक हाई पावर्ड कमेटी नियुक्त की है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज हैं, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं, एक डीजीपी स्तर के अधिकारी रहे वो व्यक्ति हैं। तो वो भी सारे मामलों की जो 20 जुलाई के हैं पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं, तो उसका भी इंतजार करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं इसकी एफआईआर दर्ज कीजिए पहले आप, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट करके बताया कि गृह मंत्री घबरा रहे हैं, अब उनको न्याय तो देना पड़ेगा। पहले ना उन्होंने बताया 20 जुलाई को क्यों किया ये सब, ना उन्होंने माफी मांगी, पैलेट गन चलाई और अब उनको न्याय देने से भी पीछे हट रही है सरकार। ये राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। लगातार ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो है उसकी 4 दीवारी के अंदर ही, ऑफिस अंदर है, बस ऑफिस के जस्ट बाहर जहां कुर्सियां लगी होती हैं आम लोगों के लिए, वहीं पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं। प्रियंका गांधी आपको दिख रही हैं, वो जो है वो परिजन है जो आपको महिला दिख रही हैं। साहिल लोचब नाम है उस व्यक्ति का जिसको चोट लगी थी। तो साहिल अभी तक यहीं बैठे हुए थे, अभी वो थोड़ी देर के लिए यहां से कहीं हो सकता है कहीं गए हो। बड़ी तादाद में कांग्रेस के वर्कर्स वहां पहुंच गए थे, तो फिर पुलिस को एक्स्ट्रा फोर्स बुलानी पड़ी। एक्स्ट्रा फोर्स आई, फिर गेट बंद कर दिए गए। सलमान खुर्शीद आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। सलमान खुर्शीद खुद बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उनका भी ये कहना है, उनसे बात कर रही थी हमारी संवाददाता विजयलक्ष्मी, तो उन्होंने भी यही कहा कि कहीं भी जांच हो रही हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई शिकायत लेके गया है तो उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है या सीआईडी जांच कर रही है। यह पुलिस थाना पूरी तरीके से इस बात में सक्षम है कि वो इस व्यक्ति की एफआईआर ले और लिखे, लेकिन पुलिस नहीं कर रही है। पुलिस का तर्क मैंने आपको बताया, वो कह रहे हैं कि इसकी सीआईडी जांच होगी तो उसमें आगे पता चलेगा। वो व्यक्ति जब वो काले चश्मे में दिखाई दिए, ये है साहिल लोचब। अच्छा, इनके साथ राहुल गांधी पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बात कर चुके हैं इनको सामने रखकर कि ये घायल हुए पैलेट गन जब चली। तो ये मामला आज का नहीं है। साहिल का कहना यह है कि वो कई बार कोशिश कर चुके हैं अपनी एफआईआर दर्ज कराने की, वकीलों के साथ भी गए, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत नहीं ली। पुलिस कह रही है हमारे पास ऑफिशियली अभी पहली बार शिकायत आई है, हमने ले ली है, आगे इसकी जांच हम लोग करवाएंगे और अगर बात बनती होगी तो इस पर एफआईआर आगे जाकर के दर्ज होगी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सीनियर अफसरों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली की बात है तो गृह मंत्रालय में भी जरूर इसकी जानकारियां जा रही होंगी कि आगे क्या करना है। अब पुलिस एफआईआर दर्ज कर ले तो राहुल गांधी उठ जाएंगे। पुलिस अगर मना कर देगी कि हम नहीं कर सकते हैं तो राहुल गांधी बैठे रहेंगे। अब बैठे कब तक रहेंगे, कभी तो उनको उठाना ही पड़ेगा। लीजिए, अब मीडिया से बात कर रहे हैं राहुल गांधी। शांत हो जाए, नीचे रख दो भैया, नीचे रख दो, आपके मोबाइल में ही देख रहा हूं। अरे नीचे रख दो ना, मालिक की तरह ऑडियो आ जाएगा, छोड़ दो इसको। अपना
देखिए देखिए 14 तारीख को, भैया शांत हो जाए, 14 तारीख को यहाँ पे कनॉट प्लेस में, माइक को माइक, 14 तारीख को यहाँ पे, भैया शांत हो जाए, फिर नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, बोलिए, थोड़ा सा हो गया, आप यहाँ शांत होइए, भैया चुप हो जाओ। 14 तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए, ये देखिए ये है पैलेट्स, ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है, वो फाइल दिखाओ, ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों, मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है, और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं, और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर हैं, 2 मिनट आप आइए, बोलिए। आप ये कितने दिन से आप घूम रही हैं? 13 अगस्त से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। हमें वहां से यहाँ भेजा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए। 14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस। दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद में
मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए। हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहाँ गए। वहाँ वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे, द मोमेंट दे रेड द कंप्लेंट उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफी देर कि एसएचओ साहब आ रहे हैं, एसएचओ साहब आ रहे हैं। एसएचओ साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पे बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप डीसीपी क्राइम ब्रांच आरकेपुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके मेरे उनके साथ और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी डीडी नंबर दे दीजिए, आप कनेक्ट कर दीजिए जो भी एफआईआर है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है डीसीपी क्राइम ब्रांच के पास। नहीं, आप वहाँ जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे डीसीपी क्राइम ब्रांच गए, वहाँ एसीपी उमेश भारद्वाज से भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट काफी देर कि एसएचओ साहब आ रहे हैं, एसएचओ साहब आ रहे हैं। एसएचओ साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पे बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप डीसीपी क्राइम ब्रांच आरकेपुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके मेरे उनके साथ और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी डीडी नंबर दे दीजिए, आप कनेक्ट कर दीजिए जो भी एफआईआर है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है डीसीपी क्राइम ब्रांच के पास। नहीं, आप वहाँ जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे डीसीपी क्राइम ब्रांच गए, वहाँ एसीपी उमेश भारद्वाज से भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर, मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू द पुलिस स्टेशन। एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम विच इज द पुलिस स्टेशन। तो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है, एफआईआर तो अभी तक नहीं। अब कंप्लेंट एलओपी के आने के बाद कंप्लेंट पे बस ठप्पा लगा, रिसीविंग मिला है, एफआईआर अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। देयर इज अ क्लियर ऑफेंस दैट हैज हैपेंड। वी हैव एन एमएलसी कॉपी ऑफ लेडी हार्डिंग व्हिच सेज punctured wounds and oozing blood oozing out. This is it. ये एमएलसी मैंने नहीं बनाई है, लेडी हार्डिंग ने बनाई है। This says that there are punctured wounds. This is AIMS का, इसका बैक पेज। I'll read it out. History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 27/26 at about 3 p.m. Following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, pulse, ये सारे डिटेल्स दिए हैं। और यहाँ लिखा है मल्टीपल puncture wounds of size varying from 0.5 cm to 0.8 cm present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 हैं, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ एफआईआर मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। डीडीआर, एफआईआर और आयोग की रिपोर्ट। ज्योति जी, आप थोड़ा बताइए इनको आपका एक्सपीरियंस। आइए, ये इनकी मदर है ज्योति जी, इनका सुनिए जरा। हम 14 अगस्त को यहाँ पे गए थे कनाट प्लेस में। उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे जाइए, जो उसके पास ही जो दूसरा थाना है यही वाला। फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला ये तो वहीं होगा। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे को 2-3 घंटे बिठाया, हंडाया, कुछ नहीं करा। बोले क्राइम ब्रांच करके। वहाँ पे फिर ये मैम मेरे साथ गई थी, वहाँ पे बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, थाने से लिख के आएगा जब हम करेंगे। फिर उन्होंने कुछ नहीं करा। फिर ये मैम बताएंगे। फिर हमने पोस्ट किया कंप्लेंट, सो दैट द कंप्लेंट इज एक्नॉलेज्ड एट लीस्ट। Then we emailed to DCP Crime Branch, DCP Delhi Police, SHO Connaught Place, 3 people. Posted, emailed, everything. We have a record of everything, and still they didn't even give us an acknowledgement number. Today the LOP had to come personally to get us 1 thappa receiving of the complaint. FIR still not registered for the last. ये तो बोल रहे हैं कि गन चली ही नहीं है, तो ये कहाँ से लगी है? ये तो मना कर रहे हैं। किसी ने तो मारा होगा, कोई ना कोई क्राइम तो हुआ है यहाँ पे। इसकी आंख गई है, इसके शरीर में छर्रे हैं, तो किसी ने तो किया होगा। तो पता लगाइए किसने किया। आपने नहीं किया तो किसी और ने किया, मगर एफआईआर तो होना चाहिए। ये इंडियन सिटीजन है, थोड़ा अपना बताइए। मेरे साथ 20 जुलाई को
हुआ था 20 जुलाई की जंतर मंतर हुआ कनॉट प्लेस के पास। मेरे ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसके बाद मैं लेडी हार्डिंग में एडमिट हो गया। उसके बाद मेरे को एम्स रेफर कर दिया गया और एम्स में मेरी 2 सर्जरी हुई आँख की, लेकिन 2 सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अब मैं बेड रेस्ट से उठा तो 14 अगस्त को मैंने अपने हाथों से 7 पेजों की कंप्लेंट लिख के मेरे एडवोकेट और मेरी मम्मी को दी, जो ये आए और उनके बाद इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि ये जब से एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे, और आज भी इन्होंने बस रिसीव की वो दिया अभी भी एफआईआर रजिस्टर। थैंक यू। राहुल गांधी मीडिया से बात करके बता रहे थे कि इनको साहिल लोचब को पैलेट गन इंजरी हुई है और ये साबित होता है मेडिकल कॉलेज की जहां वो गए थे, अस्पताल की रिपोर्ट से ये साबित होता है। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल कॉलेज है दिल्ली में, वहां पर उनकी जांच हुई थी। तो उनका कहना ये है कि ये तो सामने दिखाई दे रहा है और हम कुछ नहीं मांग रहे, हम केवल एक एफआईआर ही मांग रहे हैं। फिर उन्होंने सारा विवरण दिया कि 14 अगस्त से साहिल लोचब अपनी शिकायत लेकर के अपने वकील के साथ अलग अलग नहीं, अभी 14 अगस्त से वो शिकायत एफआईआर कराने के लिए थानों में जा रहे हैं। किसी थाने ने उनकी एफआईआर नहीं ली, उनसे कहा गया कि आप क्राइम ब्रांच के दफ्तर में जाइए, वहां कराइए। फिर वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर भी गए तो उन्होंने कहा डायरेक्टली यहां तो शिकायत होती ही नहीं है, स्टेशन में तो वो अब उनका कहना है, उनकी शिकायत है कि भाई ये तो इनको इधर से उधर बस परेशान किया जा रहा है। एक सीधी सी बात है, हमारी एफआईआर ले लीजिए, हमको ये बता दीजिए इन्वेस्टिगेशन अफसर कौन होगा, उसका नंबर हमको दे दीजिए, बात खत्म। इतनी मांग के लिए हम यहां पर आए हैं। अच्छा, ये सारी बातें हमारे यहाँ गेस्ट जो हैं वो सब बता चुके हैं। बीजेपी ने इस पर रिएक्ट किया है। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह फंसी हुई है और यही वजह है कि उसे डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी आज इस धरने का ड्रामा कर रहे हैं। कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं, एक सीबीआई के डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में यह भी जांच का विषय होगा, गोली चली या नहीं चली। तो ये क्या मतलब है इसका? आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है। देश के सामने यह संदेश चला गया है कि कांग्रेस पार्टी जो 37 में थी मुस्लिम परस्ती के दबाव में, वही है 2026 में, जब उस समय के मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के 5 स्टांजा के बजाय सिर्फ 2 स्टांजा गाने का निर्णय किया था। इसका भारी विरोध हुआ था। लेकिन अब तो ये स्थिति हो गई है कि तथ्य सामने आए हैं कि राजेंद्र बाबू ने 24 जनवरी को 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में घोषणा की कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा, राष्ट्रगान होगा और फिर आपके जनगण मन राष्ट्रगीत होगा। ये तो सब रिकॉर्ड की बात है। ये तो नहीं कहा था राजेंद्र बाबू ने कि वंदे मातरम को काट छांट के गाया जाएगा। और जब 15 अगस्त 47 को भारत आजाद हो रहा था तो महान संगीतकार शास्त्रीय संगीत के ओंकार नाथ ठाकुर जी ने सरदार पटेल के आग्रह पर यह पूरा गीत गाया था
कहा तभी मैं गाऊंगा आकाशवाणी पर। और आज ओंकार नाथ ठाकुर के द्वारा गाया गया पूरा गीत 15 अगस्त 47 को उपलब्ध है आकाशवाणी के साइट पर। तो ये सब वो फंस रहे हैं रोज, तो फंस रहे हैं तो ध्यान कैसे बटाया जाए तो अब ये अराजकता कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वंदे मातरम ना गाने का जो फैसला उन्होंने लिया है, पूरा ना गाने का, उस पर कांग्रेस पार्टी की आलोचना हो रही है चौतरफा, और उससे ध्यान भटकाने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए वो उन्होंने एक ये नया ड्रामा, उनका शब्द था कि ड्रामा करने की कोशिश उन्होंने की है कि जाएंगे थाने में धरना देंगे तो दिन भर फिर यही बात होगी। उन्होंने कहा कि जो शिकायत है उस व्यक्ति की जो कह रहा है कि मुझे पैलेट गन से चोट लगी, उसकी शिकायत ले ली गई है। एफआईआर शिकायत की जांच के बाद अगर सही उपयुक्त पाया जाएगा तो पुलिस फैसला करेगी। वो कह रहे हैं कि इस प्रकरण को केवल एक पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं राहुल गांधी। लीगली ऐसी कोई बात नहीं है कि उस व्यक्ति को न्याय नहीं दिया जा रहा है, ये बीजेपी का भी कहना है। हालांकि अभी पुलिस की तरफ से कोई वर्जन नहीं है हमारे पास कि पुलिस ने तय कर लिया हो कि हम एफआईआर नहीं ही करेंगे या हम इस बारे में सोच सकते हैं, ऐसा पुलिस की तरफ से कुछ नहीं बताया जा रहा है। ये सब सोर्सेस से हमें पता चल रहा है। बीजेपी का कहना जरूर है कि शिकायत ले ली, अब आगे पुलिस तय कर लेगी। राहुल गांधी के पास यह धरना प्रदर्शन करने की कोई वजह बनती नहीं है सिवाय इसके कि वंदे मातरम पर आलोचना हो रही है तो उससे डाइवर्ट हो जाए मामला। एक बार सर जरा कांग्रेस ने जो माफ कीजिएगा बीजेपी की तरफ से जो कहा गया है उस पर। नहीं, बीजेपी का कहा उसमें कोई बात नहीं है, वो तो राजनीतिक बात है, वो ऐसे बात कर सकते हैं और वो ये कहें कि भाई वो वंदे मातरम से ध्यान भटकाना चाहते, उसमें भी ठीक है उनकी बात कहने में, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं। मसला ये है कि ये आपको लगता है क्या कि इससे ये कंसिडरेशन हो सकती है कांग्रेस की कि भाई उस पर बहुत आलोचना हो रही है तो कुछ और करें? मैं इस इशू पे ही रहना चाहता हूँ कि होगा ऐसा तब भी कि क्या आप एफआईआर करेंगे कि नहीं करेंगे, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर बात करें ना। मैं तो कह रहा हूँ कि मान लेते हैं रविशंकर जी की बात, ठीक है, इसमें मैं डिबेट में नहीं जाना चाहता। ये तो अलग तरीके से आप उसको, हम वहां पर जा रहे हैं, बीजेपी जो कह रही है, हम तो कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं वो 100% सही है। ठीक है, तब भी इसकी बात करो अभी जो इशू को लेकर के। बोलिए त्रिपाठी जी। नहीं सर, क्या बोलें इसमें, हमको तो लग रहा है कुछ रविशंकर जी को आज पता नहीं क्यों आगे कर दिया। ये तर्क हो सकता है क्या? और मैं एकदम पूरी तरह से मैं भी सहमत हूं। मान लिया कि वही करना चाहते हैं, ये सही है कि वंदे मातरम के मसले पर एक अलग तरह की डिबेट थी, मान लिया कि वही करना, शायद फिर गए, आपको पता है कि वही करना चाह रहे हैं, फिर भी आप वो होने दे रहे हैं। हमें अगर पता है कि मेरा जो स्ट्रांग पॉइंट है उसके खिलाफ कोई टूल दूसरा इस्तेमाल करेगा और मैं फिर भी होने दूं, तो गलती किसकी है? और ये मसला जिस तरह से हैंडल किया गया, पहले से मिसमैनेज रहा है, वो आज फिर दिख रहा है कि अभी वो कड़ी टूटी नहीं, श्रृंखला चली आ रही, तो ये किसी भी तरह से ठीक नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि ये तो पता लगे कि आप करना चाहते क्या हो। ये 2 घंटे हो गए इस बात को, और वो उससे पहले एक थाने से दूसरे थाने गए थे, मीडिया उन्होंने बुलाया कांग्रेस ने, तो एवरीबडी न्यू, कांग्रेस सरकार में सबको पता होगा राहुल गांधी क्या करने जा रहे हैं। तो भाई आप पहले ये तो तय करो कि हमने करना क्या है इस पर फाइनली। मतलब ये स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है कि सरकार को नहीं मालूम होगा। मीडिया को इनवाइट किया जा रहा है, मीडिया को बताया जा रहा है, सरकार के पास तो इतना बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है, अगर वो इतना नाकारा है कि आपको पता नहीं चला तो और बड़ा सवाल है। जहां तक रविशंकर प्रसाद की बात है, देखिए ये तो पॉलिटिकल नैरेटिव की लड़ाई है, मुद्दा अपनी जगह है छात्रों का, लेकिन छात्रों की लड़ाई के साथ भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नैरेटिव जुड़ा हुआ है। कांग्रेस को ये सूट करता है, कल हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, कांग्रेस को बीजेपी के गेम प्लान में फंस के वंदे मातरम पर नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस को छात्रों का मुद्दा उठाने ज्यादा बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस को जातीय जनगणना का मुद्दा उठाना चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी को सूट करता है कि वंदे मातरम का मुद्दा एक लाइन अभी हम लोग बात कर रहे थे सर, ब्रेक जो अभी राजकुमार जी ने कहा ना कि इंटेलिजेंस को पता होगा। अच्छा, जैसे पता हुआ, आप उस तहरीर को एफआईआर में कन्वर्ट करते और उसकी कॉपी अभी देश के सामने होती। नहीं करना है ना उनको, फिर बात ये करना होता तो कर दिया होता अभी तक। नहीं चले। और राहुल गांधी भी डटे हुए हैं थाने के अंदर, संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी का धरना चल रहा है। 2.5 घंटे से 2 घंटे से ऊपर हो चुका है, राहुल गांधी बैठे ही हुए हैं, इसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं पिछले 2.25 घंटे से। वो उनके साथ
20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन में दिल्ली में घायल हुए साहिल लोचब नाम के शख्स हैं, जिनका दावा है कि उनको पैलेट गन से चोट लगी है, उनकी आंख खराब हुई है, उनके शरीर में दर्जनों छर्रे लगे हैं। इसकी उन्होंने मेडिकल की रिपोर्ट भी दिखा दी है। और राहुल गांधी ने अभी मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं चाह रहे हैं हम केवल एक FIR डिमांड कर रहे हैं और कुछ नहीं। FIR नहीं हो रही है इस लड़के की, होनी चाहिए। पिछले 1 हफ्ते से ये खुद प्रयास कर रहा था, नहीं हो पाया तो मुझे इसके समर्थन में आना पड़ा, लेकिन पुलिस अभी भी FIR दर्ज नहीं कर रही है। बीजेपी कह रही है ये सब ध्यान भटकाने का मुद्दा है, वंदे मातरम पर बहुत खिंचाई हो रही है, आलोचना हो रही है कांग्रेस की, राहुल गांधी इसलिए ये ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन अब फैसला तो कहीं भी करना ही पड़ेगा, पुलिस को ही करना पड़ेगा। थाने में बैठे हैं वो कि आगे करना क्या है, इनडेफिनेटली तो ये चलने दिया नहीं जा सकता। हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, अगर लाइव जुड़े हुए हमारे साथ तो उनके पास हम जा सकते हैं। बताया जाए जरा जी। अतुल भाटिया जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अतुल भाई, 2-2.5 घंटे का वक्त बीत चुका है सर, अब तो पुलिस ने कुछ तय किया होगा, करना क्या है आगे? देखिए सौरभ, सीधी सी बात यह कि इसमें कोई FIR तो पुलिस नहीं करने वाली है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि पैलेट गन चली है। विपक्ष और छात्र लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पैलेट गन चली है, और साहिल नाम का शख्स जो जिसके साथ राहुल गांधी ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज भी उसके साथ ही थाने आए हैं। तो पहले तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मैटर पहुंचा तो वहां पर भी ये बात कही गई थी कि आखिर पैलेट गन चलाने के लिए क्या SOPs होते हैं, इस पे केंद्र जवाब दे, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। तो यहाँ पर भी लगातार ब्रीफिंग राहुल गांधी और बाकायदा जो तमाम नेता, क्योंकि जयराम रमेश भी यहाँ पर है, सुप्रिया सिनेत यहाँ पर है, तो उनको भी बताया गया है कि इसमें कोई FIR बनती नहीं है। जो कंप्लेंट उन्होंने दी है उसको रिसीव कर लिया गया है। पहले जो मामले हैं जिस तरह के जंतर मंतर के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए थे, और उसके पूरे सभी मामलों की जांच जो है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। और जो असामाजिक तत्व जिस तरीके से लगातार पुलिस ये कह रही थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बोला कि प्रोटेस्ट के अंदर कई छात्र जो है असामाजिक तत्व वहां पर पहुंच गए थे, उसकी जांच जो है स्पेशल सेल कर रही है। तो पुलिस अभी तक पुलिस ने ये नहीं माना है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं इस बात को नहीं माना है कि यहाँ पर पैलेट गन चली। लेकिन छात्र और विपक्ष लगातार इस बात को कह रहे हैं। तो अब पुलिस का कहना यह है कि हमने भी कई चीजें सुप्रीम कोर्ट को बताई हैं, अपने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया है। तो जो भी चीजें, क्योंकि 5 चलिए आप कह रहे हैं कि पुलिस का मानना है इसमें FIR नहीं की जा सकती, तो फिर करेंगे क्या? राहुल गांधी को तो वहां से हटाना होगा ना कभी तो पुलिस को वो भी एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए पहले भी हमने देखा था जबकि प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे थे तो तमाम आला पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की गई थी, और जब राहुल गांधी नहीं माने थे तो बाकायदा बल प्रयोग करके वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोगों को वहां से हटाया गया था। तो अभी क्या स्ट्रेटेजी बनती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था सौरभ कि अनुराग कुमार जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है वो बाकायदा पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर मीटिंग ले रहे हैं, और दोनों लॉ एंड ऑर्डर चाहे जो देवेश श्रीवास्तव है वो उनके साथ मीटिंग में है। तो अगर राहुल गांधी जिद पर अड़ते हैं कि वो यहीं बैठे रहेंगे जब तक FIR दर्ज नहीं होगी, तो निश्चित रूप से पुलिस जो है वो यहाँ उनको हटाने की कोशिश करेगी। मुश्किल से 100-150 की संख्या में लोग यहां पर आप देखेंगे कि 100-150 के करीब लोग जो हैं वो थाने के अंदर हैं। तो हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी पुलिस की कोशिश यही है कि राहुल गांधी समझे तमाम जो, क्योंकि जयराम रमेश अभी DCP ऑफिस के अंदर गए हैं, DCP सचिन शर्मा, और इसके अलावा ज्वाइंट कमिश्नर नई दिल्ली नुपुर प्रसाद उनके साथ में है। तो तमाम बातचीत की जा रही है। सीधा बता दिया गया है कि FIR इस पूरे मामले के अंदर दर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि पुलिस इस बात को नहीं मानती कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पुलिस ने अपना जो भी बात कहनी थी वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के जरिए उन्होंने कह दिया। अब जो 5 सदस्य जो कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें तमाम ठीक है अतुल, मैं आता हूं आपके पास। विजय लक्ष्मी भी है हमारे साथ। विजय लक्ष्मी, एक तो ये बता दीजिए कि वहां कौन कौन और लीडर्स कांग्रेस पार्टी के जो हैं वो आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं? आपकी बात हो रही होगी वहां पर और सीनियर लीडर्स से, क्या कह रहे हैं वो, आगे क्या करेंगे, कितनी देर तक अभी और यहां बैठेंगे राहुल गांधी? देखिए, यहाँ पर नेताओं की बात करूँ तो मैं काफ़ी सारे सांसद हैं, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, सुप्रिया सिनेत, जयराम रमेश, ये तमाम जो नेता हैं ये राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी वाड्रा कुर्सी पर बैठी हुई हैं, राहुल गांधी बैठे हुए हैं, साहिल लोचब और उनकी मदर और उनकी लॉयर जो है, ये तमाम लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जब तक FIR की जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, जब तक वो एक्शन नहीं होता तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, और किसी मूड में भी नहीं दिख रहे हैं। राहुल गांधी बड़े आराम से कुर्सी पर बैठे हैं, प्रियंका गांधी भी आराम से बैठी है, अपनी टीम के लोगों से लगातार बातचीत ये दोनों
नेता जो हैं ये कर रहे हैं। तो अभी इनके मूड या बॉडी लैंग्वेज से ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं दिख रही है। मीनवाइल लगातार दिल्ली पुलिस द्वारा ज़रूर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि इस प्रोमाइसिस को खाली कर दिया जाए। पुलिस स्टेशन के जो दरवाजे जो पहले खुले हुए थे उसको बंद कर दिया गया है। हालांकि कुछ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और उसके अध्यक्ष देवेंद्र यादव यहाँ पर लगातार अपनी टीम के साथ नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं। तो अभी देखना होगा। मुझे नहीं लगता कि खुद से राहुल गांधी उठ के यहाँ पर जाने वाले हैं जब तक उन्हें कोई ठोस आश्वासन या एफआईआर जिसकी बात वो कर रहे हैं, कम से कम उनकी बॉडी लैंग्वेज या जिस तरह की बातचीत अभी नेताओं से मेरी हो रही है उससे लग नहीं रहा कि खुद से ही ये नेता यहाँ से जाने वाले हैं। मतलब राहुल गांधी जितना भी वक्त लगे यहाँ बैठने के लिए धरने पर तैयार हैं। रणदीप सुरजेवाला को सुन लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर। नहीं मानते राहुल गांधी अपने नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से एनार्की करवा रहे हैं। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि बीजेपी के लोग साहिल और उनकी मां ज्योति को मुस्लिम बताकर हिंदू मुस्लिम का बंटवारा पैलेट गन्स पर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो ये जानते हैं कि साहिल एक किसान का बेटा है हरियाणा का। साहिल और उसकी मां ज्योति एक किसान परिवार के तौर पर न्याय की गुहार लगाने आए हैं। और अगर राहुल गांधी जी एक किसान परिवार के बेटे के लिए न्याय मांग रहे हैं जिसके चेहरे पर दर्जनों पैलेट्स के निशान हैं, जिसकी मां ने, ज्योति ने, जिस साहिल ने स्वयं, जिनकी वकील ने सामने आकर कहा कि वो 13 अगस्त से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पर न पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती न न्याय मिलता। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वहां मौजूद हैं। अतुल, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पुलिस अभी तक रुख यही है पुलिस का कि एफआईआर नहीं हो सकती है। इसमें वो सारे बातें, दलीलें जो हैं वो हम आपको बता चुके हैं। राहुल गांधी लेकिन कह रहे हैं कि जब तक होगी नहीं एफआईआर हम यहां से उठेंगे नहीं। गाड़ी वहीं खड़ी है जहां 2-2.5 घंटे पहले लगी थी। समीर जी, मुझे लग रहा है पुलिस भी परेशान होगी कि अब राहुल गांधी को कैसे समझाया जाए। अब कांग्रेस के सीनियर लीडर्स गए, जयराम रमेश को शायद पुलिस समझा पाए, लेकिन यह तय है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। अगर राहुल गांधी को ये लगता है कि वो वहां पर लंबे समय तक बैठे रहेंगे और उनके दबाव में पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, आपको लगता है पुलिस नहीं कर रही? बिल्कुल एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। यह तय है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। अब पुलिस, मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय से इस संदेश का इंतजार कर रही होगी कि राहुल गांधी के साथ क्या करना है। क्या राहुल गांधी को देर शाम तक यहाँ बैठे रहने देना है, 8, 9, 10 बजे तक, उसके बाद राहुल गांधी को फोर्सफुली वहां से उठाना है, या कांग्रेस के नेताओं को समझाकर वहां से उठाना है, या राहुल गांधी को कन्विंस करके वहां से रवाना करना है। फैसला ये होना है। अब दिल्ली पुलिस के हाथ में नहीं है। ये याद कर ले, आपने अच्छी बात कह दी। जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था इन्होंने, उससे वक्त थोड़ा सा और 4-5-1 बजे का था, तो उसके बाद वहां से ले गए थे इनको स्टेडियम, छत्रसाल स्टेडियम। फिर अंधेरा हो गया, अंधेरे के बाद इनको छोड़ दिया, डिटेन करने के बाद छोड़ दिया और वो अपने घर चले गए। ये हुआ था पिछली बार। तो पुलिस को हो सकता है ये लग रहा हो कि बैठे रहने दो, फिर देर शाम जो है फिर पकड़ कर डिटेन कर लेंगे, फिर छोड़ देंगे। रात में क्या करेंगे? और निश्चित रूप से अभी पुलिस इंतजार कर रही होगी कि गृह मंत्रालय से क्या निर्देश आएंगे। होम सेक्रेटरी अभी बातचीत कर रहे होंगे, जो मैसेज आएगा। और थाने में बैठने में कोई इतना ज्यादा कोई काम डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा। पुलिस कहेगी ठीक है, 2-4-6 घंटे बैठे रहते हैं, देखते हैं, जब तक समझाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी मान जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो 6-7-8 बजे के बाद फिर पुलिस फैसला करेगी राहुल गांधी को क्या करना है, जबरदस्ती घर लेकर जाना है या राहुल गांधी को किसी और लेकर जाना है, तब फैसला किया जाएगा। मुझे लगता है अभी ऐसे बैठे रहने देगी, अभी बैठे रहने देगी पुलिस, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है सर आपको? देखिए, पॉलिटिकल डिटेंशन में तो यही होता है कि 2-4 घंटे बिठाए रखते हैं, बस में बिठाते हैं, कहीं और ले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन इसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होगा, वो चिंता ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। ये बात हम समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर में आती है और ये इतना हाईली सेंसिटिव पॉलिटिकल इशू है कि इसमें दिल्ली पुलिस अपने मन से कुछ नहीं करेगी या पुलिस मैनुअल से कुछ तो कार्रवाई नहीं कर रही है, वो निर्देश या न करेगी। निर्देश से जो होगा पॉलिटिकल मैनुअल से होगा, और पॉलिटिकल मैनुअल हमें मान के चलना चाहिए कि इसके पॉलिटिकल फॉल आउट को भी एनालाइज कर रहा होगा। राहुल गांधी जितनी देर भी वहां बैठेंगे उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और अगर कोई पब्लिक परसेप्शन बनता है, चेंज होता है इससे, तो कुल मिलाकर के वो सरकार के लिए, बीजेपी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति वहां सामने मौजूद है, पहले गन चली नहीं चली, किसने चलाई, चोट तो लगी है उसको, चोट लगी है। सरकारी कॉलेज के मेडिकल हॉस्पिटल की रिपोर्ट है जो उसमें उसकी बॉडी में छर्रे बता रही है, छर्रे एक बोतल में बंद है, उसकी आंख में छर्रे हैं। तो इन सवालों का जवाब तो मिलना चाहिए, और ये चिंता सरकार की भी होनी चाहिए, विपक्ष की भी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। जो भी कानून संबद्ध शासन में
विश्वास रखते हैं। सर सवाल पॉलिटिकल हो गया है बस कि पुलिस कह रही है एफआईआर बनती नहीं है। सर, अगला अब प्रश्न राहुल ये- गांधी आए सर, और दबाव डाल के एफआईआर करा ले अगला गए। प्रश्न ये है कि ये अगर तो सरकार के खिलाफ पुलिस जाएगा ना। एफआईआर नहीं दर्ज करेगी, राहुल गांधी कब तक बैठे रहेंगे? पुलिस फोर्सली उनको वहां से हटाकर घर भेज देगी, तो क्या राहुल गांधी कल फिर आके धरना देंगे थाने के अंदर? यह राहुल गांधी का एक दिन का एजेंडा है कि आज ही करूंगा और कल नहीं करूंगा। तो राहुल गांधी इस लड़ाई को कहां तक लेके जाते हैं? एफआईआर की बात को कब तक कंटिन्यू करते हैं? क्या ये एक दिन का कार्यक्रम है, या ये कल इसको फिर वो करेंगे, या इसको लेकर कोई बड़ा आंदोलन बनाने की कोशिश करेंगे? देखने वाली बात होगी। और पुलिस के लिए भी समस्या है कि राहुल गांधी को अगर आप आज आपने घर भेज दिया, कल सुबह राहुल गांधी फिर 10 बजे आ जाएंगे, एफआईआर दर्ज कीजिए मेरी, तो क्या पुलिस कोर्ट में जाएगी या राहुल गांधी के ऊपर केस दर्ज करेगी कि सरकारी काम में आप दखलंदाजी दे रहे हो? सर मेरा तो कहना राहुल ये गांधी है, में मामला दर्ज वो होगा। ठीक है अब ये क्या करते हैं राहुल गांधी, कितनी शिद्दत से इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कोई लड़ाई अगर सामने दिख रही है तो जरूरी नहीं है ना कि आप केवल उसको जीतने के लिए ही लड़ें। कई बार लड़ाई खत्म करने के प्रयास भी होते हैं, डिफ्यूज भी की जाती हैं चीजें। भाई आफ्टर ऑल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या था? वो डिफ्यूज ही किया था ना सरकार ने मुद्दे को। तो इसको भी डिफ्यूज करना भी एक ऑप्शन है सरकार के हाथ में, या फिर यह है कि आर पार की लड़ाई करो, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बैठे रहो धरने के ऊपर। प्रवर जी नहीं सर, देखिए हर लड़ाई तो मतलब कहा जाता है ना कि लड़ाई अपनी तय करनी होती है। हाँ, दूसरे की तय की हुई लड़ाई में लड़ना, इसको निपट मूर्खता कहते हैं। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे जिस जगह हो। लड़ाई जब आप तय करते हैं तो कमांड में होते हैं, दूसरा अगर तय कर रहा है उसमें आप चले गए तो आमतौर पर आप कमजोर होते हैं। मुझे ये सचमुच नहीं समझ में आ रहा है कि अगर या तो ये तय करे दिल्ली पुलिस कि भाई ये जो लड़का है साहिल लोचब, ये क्या कर रहा था, किन गतिविधियों में था, और मैं उदाहरण देख रहा था, तो ज्यादातर में फिर पुलिस ये बताती है कि ये इस तरह की हरकत कर रहे थे, इस तरह की गतिविधि कर रहे थे, इसलिए हुआ। अब यहां चूंकि सरकार और पुलिस ने ये माना ही नहीं कि पैलेट गन चली है, अगर नहीं चली है तब तो बिल्कुल और गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि वहां किसने पैलेट गन जला दी। तब तो ज्यादा बड़ा खतरा है ना, क्योंकि अगर किसी और ने आके चला दी तो इसका मतलब कि उसकी तो मंशा कुछ और थी। और अगर पुलिस की तरफ से चली है तो ये बताना तो पड़ेगा ना कि पैलेट गन कैसे चली, क्या किन हालात में चली। और एफआईआर जब हम कह रहे हैं तो एफआईआर तो लिखनी ही पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। अगर आप तय कर रहे हैं कि हमें कुछ भी हो जाए, वो अगर 20 तारीख से अब तक वो घूम रहा है, उसने तहरीर दे दी है, तो एफआईआर तो लिखनी पड़ेगी। आप कैसे नहीं लिखेंगे? वो न्यायालय में जाके कहेगा। नहीं, आज दिल्ली पुलिस एफआईआर लिखेगी नहीं लिखेगी? आज का जिसको कहते हैं कि सरकार भी जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, जो अड़ी दिख रही वो अलग बात है, लेकिन एफआईआर तो आप कैसे कहेंगे कि एफआईआर नहीं लिखेंगे? सवाल आज मतलब राहुल गांधी के बैठ जाने का नहीं है, सवाल यह है कि एफआईआर अगर वो कह रहा है तो आप कैसे कहेंगे कि नहीं लिखेंगे? किस आधार पर कहेंगे कि एफआईआर नहीं लिखेंगे? या तो आप कहेंगे नहीं प्रदर्शन में है इसलिए हम कोई एफआईआर नहीं लिखेंगे जब तक वो नहीं आएगी, या ऐसा कोई आदेश तो नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि उसको अधिकार है, नागरिक के तौर पर उसके अधिकार है। और हां, अगर दिल्ली पुलिस कुछ लेकर आए, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि क्रॉस एफआईआर जैसी स्थिति बनेगी, तो दोनों तरफ से जांच होगी, फिर उस लड़के के लिए भी मुश्किल हो सकती है। नहीं, वो तो अलग बात हो जाएगी, लेकिन आप कह रहे हैं कोई ग्राउंड ही नहीं है कि एफआईआर ना हो। भाई कैसे आप क्या कह के कहेंगे कि नहीं हो? चलें ठीक है, अगर आपने तहरीर ली है तो आप आईओ का नाम क्यों नहीं बताएं? ठीक सर, बताएं सर। अब जो कानून की तो सब लोगों ने बात कर ली, लेकिन पॉलिटिकल गेम में देखें तो क्या इसमें बीजेपी को कोई फायदा हो रहा है? ऐसा मुझे नहीं लगता है ना। पॉलिटिकल लड़ाई, यदि ये पॉलिटिकल लड़ाई, बाकी तो अब एफआईआर के लिए पुलिस क्या बोलेगी नहीं बोलेगी, हाँ पॉलिटिकल लड़ाई है। और राहुल गांधी का कोई नुकसान हो रहा है, जैसे राजकुमार जी ने भी कहा, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, यहाँ पर बैठे हैं तो, बल्कि एक ग्राउंड बन रहा है उनके पास कि जब दिन भर वो बैठे रहेंगे और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो वो शाम को कल कोर्ट चले जाएं और कहें कि देखिए हमारे कहने इतने दबाव के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो फिर कोर्ट सुनवाई करेगी, फिर कोर्ट उनको ऑर्डर करेगी। तो या तो अभी प्याज खाने का मौसम चल रहा होगा तो ठीक है। सर मेरा मानना यह है कि बिल्कुल सब कुछ पॉलिटिकल है, और सरकार जो भी तय करेगी और पुलिस जो भी करेगी वो राहुल गांधी को दिमाग में रख के नहीं, अपने समर्थकों को, अपने समर्थक वर्ग को दिमाग में रख के करेगी। वो तो है ही सर। मुझे नहीं लगता कि सरकार इस वक्त ये चाहेगी, वो मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी एक और जीत ले गए। सर एक लाइन, तो राहुल गांधी तो जब जीत वो कोर्ट से करा लें तो करा लें, मतलब पॉलिटिकल, ये मेरा पॉलिटिकल अनुमान है, वो कोर्ट से करा लें तो करा लें। तो उससे क्या आज तो दिल्ली पुलिस नहीं, उससे सरकार की जीत होगी। एक लाइन तो सुन लीजिए, क्योंकि आपने इसमें एक शब्द जोड़ दिया कि सरकार राहुल गांधी के हिसाब से नहीं, अपने समर्थक वर्ग के लिहाज से कहेगी। समर्थक वर्ग तो पहले दिन कह रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र ले लीजिए, नहीं लिया, और जब तिलचट्टे बैठे तो आपने ले लिया, उनको अपने बराबर बिठा लिया आपने, तो समर्थक वर्ग तो उससे ज्यादा कहां दुखी हुआ। आप समर्थक वर्ग के हिसाब से जब सरकार निर्णय लेती है
तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार जो एकदम लगता था कि फुल कमांड में है, वो दिखती है। जब आप दूसरे के दबाव में निर्णय लेते हैं तो फिर ये स्थिति आती है कि राहुल गांधी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कहते हैं कि मोदी इज फिनिश्ड, अब हम ये करें। आज भी तो उनका समर्थक यही चाह रहा है ना कि ना करना एफआईआर, उनका राहुल गांधी के दबाव में मत करना। इसको समझिए आप, उनका समर्थक अब इसमें कुछ चाहने की स्थिति में नहीं है ही नहीं। समझिए, चाहने की स्थिति में वहां होता जब ये कहते कि नहीं नहीं ये लड़का तो ये इस तरह का था, ऐसा था, वो आपको स्टैंड लेते हैं तब ना कोई आपका समर्थक होता है। अभी तो सरकार कोई स्टैंड नहीं ले पा रही कि पायलट गन चली नहीं चली, चली तो किन हालात में चली। जब आप स्टैंड खुद नहीं ले रहे हैं तो हम आपके साथ कैसे खड़े हो जाए? खड़े होने के लिए समर्थक वर्ग के लिए कुछ चाहिए ना। राहुल गांधी का जो समर्थक वर्ग होगा उसको आज क्लियर मोटिव दिख रहा है कि भाई राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको दिख रहा है कि एक लड़के के ऊपर पायलट गन चली है, लगी है, हम उनके लिए एफआईआर के लिए बैठे, एकदम जेन्युइन दिख रहा है वो मामला। तो मुझे लगता है मैसेजिंग में राहुल गांधी इस वक्त जहां बैठे हुए हैं, अच्छा बहुत से लोगों को लग रहा होगा, मुझे भी एक सज्जन ने अभी किया कि आप लोग 1 घंटे से बेकार की बहस कर रहे हैं, अब तो और दुखी होंगे क्योंकि 2 घंटा हो गया, देख रहे होंगे टीवी अभी। लेकिन क्या करें 2 घंटे से बहस, क्योंकि आपने अवसर दिया है। यह अवसर किसने दिया है? और इसमें तो टॉप टू बॉटम हर कोई इन्वॉल्व होगा ना, ये छोटा मसला थोड़ी ना। जब नेता प्रतिपक्ष बैठ गया है, आप उसको देखिए, जिस दिन राहुल गांधी वहां गए थे तब मैंने भी कहा था कि वो बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास पर आप जाकर बैठे, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। पुलिस टांग ले गई, यहां से आप टांग लेके भी क्या करेंगे? नहीं, ये ठीक है करना, बिल्कुल ठीक है। नेता के तौर पर करेगा क्या आदमी? नेता के तौर पर तो कोई अवसर मिलेगा सरकार को घेरेगा वो। नंबर राहुल गांधी के बन रहे हैं समीर जी, ये कह रहे हैं वो। नहीं, राहुल गांधी तो कोशिश करेंगे कि जो रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा कि भाई वंदे मातरम से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, और राहुल गांधी कहेंगे कि नहीं मैं आया हूं तो एफआईआर करा के ही जाऊंगा, और मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा कि मैं इतने 4 घंटे बैठा उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करा। दोनों तरफ एक्चुअली ये भी बात है। उनका भी ईगो होगा ना कि भाई मैं अगर इससे विड्रॉ कर लूंगा तो कल मेरी हंसाई होगी कि राहुल गांधी 4 घंटे गए, बैठ के आ गए, पुलिस ने समझा दिया, वो आ गए, मामले को छोड़ दिया। तो राहुल गांधी अभी मानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी हालत में एफआईआर दर्ज हो, आज नहीं हो तो कल हो। मुझे आज कह देंगे मैं 6 बजे घर चला जाऊंगा, फिर कल सुबह 10 बजे आके शाम को 6 बजे तक बैठे रहूंगा। मैं भी देखता हूं कि कब तक एफआईआर दर्ज नहीं करते। पुलिस के लिए समस्या है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस का इतना बड़ा लीडर रोज पुलिस थाने में अगर आएगा, मीडिया में कवरेज होगा तो पुलिस क्या जवाब देगी? तो मुझे लगता है कि पुलिस को भी अपनी बात रखना चाहिए। दिल्ली पुलिस की जो प्रवक्ता है वो अपनी बात मीडिया में रखे कि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है। ये बात सही है, पुलिस को भी बताना चाहिए। पुलिस के प्रवक्ता है, पुलिस प्रवक्ता, ये एम्बिग्यूटी क्यों है पता तो लगे ना भाई। पुलिस जो उनको बता रही है 2.5 घंटे से इतने बड़े थाने में नेता प्रतिपक्ष बैठा हुआ है, तो पुलिस को भी देश को बताना चाहिए भाई क्या मसला, क्या मुद्दा क्या है। अगर पैलेट गन नहीं चली है, जो दिल्ली पुलिस का स्टैंड है, तो फिर तो आप बताइए ना कि इतनी बड़ी साजिश करके कोई पैलेट गन लगवा कैसे बैठा हुआ है। हाँ। देश क्या हवा में चलता है क्या? आप किसी भी नैरेटिव, आप कह रहे हैं कि पैलेट गन नहीं चली तो चलो भाई मान लिया नहीं चली, तो ये कह रहा है लड़का आपके पास तो सारे टूल्स हैं, सारे हथियार हैं, सारी एजेंसी हैं, उसके बावजूद अगर आप नहीं बता रहे। प्रॉब्लम यह है त्रिपाठी जी की ये भी तो कोई नहीं कह रहा कि नहीं चली। मैं कह रहा हूं कि आपको कहना तो पड़ेगा किसी ने। सर ऐसे नहीं चलता है किसी भी नैरेटिव में। जब तक आप ये कब होता है? जब आप एक स्टैंड लें और उसमें फिर आप इस तरह की थीरीज फैलाएं, तो आपका एक समर्थक वर्ग होता है, आपके लोग होते हैं। जब आप खुद ही स्टैंड नहीं क्लियर है तो फिर आपके साथ कहां से लोग खड़े होंगे? बताइए सर, माइलेज किसको मिल रही है आज की तारीख में? तो पॉलिटिकल माइलेज कांग्रेस और राहुल गांधी को मिल रही है, और लगातार मिल रही है। लगातार मिल रही है पिछले 1-1.5 महीने से। अच्छा। विधानसभा चुनावों में जो बीजेपी का जो मनोबल था 7वें आसमान पर बंगाल के बाद जी, और मानसून सत्र शुरू होने के बाद से वो मनोबल मेरी नजर में लगातार डिफेंसिव होता गया है, नीचे गिरता गया है। और मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि बीजेपी को पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव और चतुर पार्टी मानता हूँ बीजेपी की लीडर्स, वो इस तरह की गलतियां कैसे कर रही है? जो अपना हासिल किया हुआ माइलेज है, जो आपने बजट सत्र में परिसीमन विधेयक गिरने के बाद से बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से हासिल किया, उसको आपने पिछले 1-1.5 महीने में अपने हाथ से फिसल जाने दिया और फिसलते जाने दे रहे। मतलब इसमें इसको प्रीएम्प्ट कर सकती थी सरकार। बिल्कुल करना चाहिए था। बीजेपी से अपेक्षा की जाती है, जिस तरह की पॉलिटिकल मैनेजिंग में बीजेपी माहिर मानी जाती है। आज सर अगर रविशंकर प्रसाद ने अगर पत्रकार वार्ता ली है तो सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सरकार इस मामले में एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।
अगर एफआईआर दर्ज करने की सी होती थी, रविशंकर प्रसाद पत्रकार वार्ता लेने नहीं आते, आज एफआईआर दर्ज करा दी जाती। मुझे लगता है कि रविशंकर प्रसाद ने आके स्पष्ट जो बोला है उसके बाद ये तय है कि सरकार फिलहाल मतलब एफआईआर दर्ज कराने की तैयार नहीं है। आप रविशंकर प्रसाद ने जो बोला उसको सरकार का ही रुख मानते हैं? निश्चित रूप से सरकार का ही रुख है। वो तत्काल आके उन्होंने अगर पीसी किए है जो कहा है वो उन्होंने पार्टी की तरफ से जरूर कहा है, लेकिन वो रुख सरकार का ही है। समीर जी, जब हम कहते हैं कि सरकार की ये मंशा है, तो मंशा तो अल्टीमेटली क्या है? डेमोक्रेसी में आपकी मंशा से आपके साथ लोग खड़े हो रहे हैं या आपके साथ लोग नहीं खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा मंशा कोई, नरेंद्र मोदी की मंशा 370 हटा देंगे, पूरा देश खड़ा हो गया एक साथ। नरेंद्र मोदी की मंशा है कि 3 तलाक पे कानून लाएंगे, पूरा देश खड़ा हो गया। मंशा के साथ क्या आप उस मैसेज को पहुंचाने में कामयाब हैं? मेरा यह मानना है कि इसमें मैसेज बिल्कुल सरकार के पक्ष में नहीं है। सरकार को यह सोचना चाहिए। और जो हम लोगों ने अभी, जो विजय जी ने भी कहा, जो हम लोग बात कर रहे थे, सरकार को अगर लगता तो पहले से इंटेलिजेंस थी, राहुल गांधी के घर से निकलने से पहले एफआईआर करती, कॉपी होती। हम लोग क्या डिबेट कर रहे थे? 30 सेकंड की डिबेट होती, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते। और नहीं तो ये तो बताएं कि जो पैलेट गन चली है किन परिस्थितियों में चली, या कहां से पैलेट गन लगा चला गया। अगर ये कह रहे तो ये भी बताएं, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं नहीं ठीक है हम जांच कर रहे हैं और अनएंडिंग जांच होगी? अनएंडिंग जांच तो नहीं हो सकती ना। वो भी जब इतना बड़ा मुद्दा है, आपको पहले से दिख रहा है कि ये मुद्दा चला है, जितने इधर नैरेटिव के मसले रहे हैं उसमें लगातार सरकार की तरफ से एक तरह से कहें कि टोटल फेल्योर दिखता है। इसमें भी अब ये क्लोज टू 3 आवर्स होने वाले हैं, मतलब इतना लंबा नहीं चलना चाहिए था मसला। ये डिसाइड करो। इसमें तो आपने अगर हम कह रहे हैं कि यही तय कर लिया तो आप उठाइए राहुल गांधी। मैं वही कह रहा हूं, अगर तय कर लिया तो आप ये भी कर लीजिए। पुलिस तो पीछे जो होता है वो होता हो, लेकिन पुलिस तो यही कहेगी ना हमने जो किया आपने मैनुअल के हिसाब से, रूल बुक के हिसाब से किया। तो रूल बुक जो बता रही है वो पढ़ने में 3 घंटे थोड़ी लगते हैं। तय कीजिए, खत्म कीजिए बात को। ये खींचे जा रहा है मामला, खींचे जा रहा है वो राहुल गांधी। और राहुल गांधी को बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल गांधी को लोग जो जानते हैं बताते हैं इन मामलों में वो आदमी का मेंटल फ्रेम ठीक है। अब वो बैठे रहेंगे, घंटों घंटों बैठे रहेंगे, उसको प्रॉब्लम नहीं है उनकी। भाई तो आप ही को करना पड़ेगा। राहुल गांधी को जब ये लग रहा है कि हम सरकार पर दबाव बनाने की स्थिति में हैं, तो वो क्यों नहीं बैठे रहेंगे? और नहीं, कई बार होता है ना भाई, लोग भी सोचते हैं कि भाई हो गया भाई चलो अब चले। ऐसे ये वाला मामला ऐसा नहीं है, वो ऐसी स्थिति नहीं है ना। और सरकार ने कोई ये साफ नहीं किया कि भाई नहीं चली क्या है, और आकर भी बता सकते ना सरकार कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यदि मान लें बात कि भाई एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहती, तो भी आपको बताना ही पड़ेगा आकर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और तय करने से नहीं होता डेमोक्रेसी में सर कि आपने तय कर लिया वैसा होगा, कुछ तो चलेगा ना काम। मतलब कानून के हिसाब से काम चलेगा ना। कोई कारण आपको बताना चाहिए कि भाई एफआईआर, मैं तो कह रहा हूँ सरकार पुलिस जो भी है वो बता दे आके भाई हम इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, या ये बात है, इसमें क्या बात होगी। जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वैसे वो करके बता देते कि क्या हो रहा है इसमें। और कोई पॉलिटिकल माइलेज यदि सरकार को मिल रहा है, बीजेपी को मिल रहा है, तो ये उनकी समझ होगी, वो तो ज़्यादा समझदार लोग हैं। इसमें हम लोग क्या समझ सकते हैं कि क्या नहीं हो रहा। लेकिन फिर अभी तो क्या महीना चल रहा है, अगस्त चल रहा है, कोई बात नहीं, 4-6 महीने में तो वो कमिश्नर साहब बताएंगे कि हम लोग कितनी आसानी से एफआईआर दर्ज करते हैं, जनता के लिए खुला हुआ है, ऑनलाइन हो जाती है, और कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, सदैव तत्पर। उस समय ये फोटो चलाएंगे आप लोग? चला देंगे सर। आप छोड़ेंगे थोड़ी हमें? नहीं, मैं नहीं, दिल्ली पुलिस को ही रखनी चाहिए अपने साथ भी, हम तुरंत करते हैं एफआईआर दर्ज 1 महीने में। हाँ, पुलिस पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा इस वक्त। आप सोचिए अंदर जो है सीनियर अफसर, डीसीपी और जॉइंट कमिश्नर रैंक के अफसर हैं अंदर हैं, वो भी वेट ही कर रहे होंगे। वो भी आगे क्या कर रहा है सर? वो तो रूल बुक फोन पे कोई समझा दे, वही प्रयास कर रहे होंगे कि कोई फोन ऐसा है जो रूल बुक समझा दे 1-2 लाइन में, सरल भाषा में, तो उसको चलिए। तो अभी हम आपको ये नहीं बता सकते कि ये मामला कितनी देर और चलने वाला है। अभी तो देखिए आगे क्या तय किया जाता है। सर आप लोगों का मन तो खींच लें इसको। नहीं ठीक है, खींच तो। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी आपका, विजय जी, राजकुमार जी बहुत शुक्रिया, समीर जी आपका।